अकॉर्डिंग टू यू अच्छी मूवी आप इसे बोल सकते हो? NS10 बहुत अच्छी फिल्म है। मैं भी मानती हूँ बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन मैं उसको अपने लिए अच्छी फिल्म नहीं। अच्छा, जब भी आप काम करते हैं तो एक बार फिल्म देख सकते हो नहीं चलता है। आपको फिल्म असल में अच्छा काम करना तो 3 बार देखना। अभी जो मैं जियोरी में मैं कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जियोरी में रह चुकी हूँ कि इस बार जो फिल्में आई इंडियन स्टूडेंट्स की भी फिल्में थी और रोमानिया की थी, पोलैंड की थी, इधर की थी, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स की फिल्म आपको पहली बार में पता चल जाएगा कुछ है नहीं, तो उसमें तो आपको दिमाग नहीं खपाना है। ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हैं मैम? कई फिल्में मैं एक बार एक सांस में नहीं देख पाई, एकदम रोक देनी पड़ती थी और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग फिल्म बना रहे हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब कहीं भी रिलीज कर सकते हो तो कैसी भी फिल्म बना रहे। हिट तो आप को 2-3 कारण से मिलती है, या तो आप सेलिब्रिटी हो, या आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो, आपके फॉलोअर्स हो। ये जो हिट खास करके फेसबुक पर है या और इंस्टाग्राम वगैरह, वो फॉल्स फीलिंग है, क्योंकि उससे पहले नहीं हो सकता है कि आप अच्छा काम करेंगे। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। मेरे गुट के लोग हैं तो मैं उनको चढ़ाऊँ और मेरे गुट के लोग नहीं तो उनको गिरा दूँ। ट्रोलिंग चलती है। अगर आपके लेखन में दम है तो किताब के लिए पैसे छपने के पैसे मत दीजिए। लिखे भी हम और पैसे भी हमें दिए छपने के लिए मतलब मैं वेलकम करना चाहता हूँ विजय मैम को हमारे शो में। विजय मैम, वेलकम टू द शो। नमस्ते। नमस्ते मैम। तो आप एक फिल्म क्रिटिक्स करते हो, नॉट इन इंडिया, आप वर्ल्ड सिनेमास के ऊपर भी पूरे लाइक करते हो। मैम, मैं वहीं से शुरू करता हूँ अपना। मेरे जैसे बहुत सारे ऑडियंस है, लाइक सभी हमें पता है, ये टर्म पता है फिल्म क्रिटिक्स, लेकिन ये फिल्म क्रिटिक्स होता क्या है मैम? वो थोड़ा आप थोड़ा डिफाइन करिए कि उसको कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे रिव्यू चैनल्स भी आ गए हैं जो रिव्यू देते हैं। ठीक है, तो रिव्यू एंड क्रिटिक्स ये दोनों भी थोड़ा आप उसमें उसी सवाल में थोड़ा बताइएगा। रिव्यू में ऐसा होता है कि आप कहानी बता देते फिल्म की, ये कहानी है या ये एक्टर है, सामान्य बातें फिल्म की बता देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इस फिल्म में है क्या। लेकिन जब आप क्रिटिक की बात कहते हैं, समीक्षक की बात कहते हैं, तो समीक्षा एक अलग विधा है। समीक्षा के लिए आप जिस भी चीज की चाहे वो आप साहित्य की समीक्षा कर रहे हो या फिल्म की समीक्षा कर रहे हो, तो आपको उस विधा के व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। ओके, मतलब समीक्षा मतलब वो क्रिटिक्स बोल रहे हो ना आप? जी ओके ओके। नहीं, क्योंकि हमारे मतलब ऑडियंस थोड़े से नया भी है, तो थोड़े जिनको मतलब पता है उसको थोड़ा सा हम उस तरह से पता है। क्रिटिसिज्म जब हम कहते हैं तो क्रिटिसिज्म का मतलब है कि आप उस बात को पूरी तरह से खोल करके उसके व्याकरण के साथ बताते हैं। जैसे हर विधा की एक भाषा होती है, फिल्म की भी अपनी भाषा होती है जिसमें रंग होते हैं, जिसमें संवाद होते हैं, जिसमें अभिनय होता है। हालांकि अभिनय और संवाद बहुत बाद में आते हैं। और कहानी होती है, कहानी भी सिनेमा में सबसे आगे नहीं है असल में, क्योंकि अगर कहानी जाननी है तो आप उपन्यास पढ़ लीजिए, कहानी पढ़ लीजिए, फिल्म क्यों देखेंगे? तो फिल्म का व्याकरण जो है वो साहित्य के व्याकरण से या दूसरी विधाओं की गणित का व्याकरण जो है उससे अलग है। तो जब आप समीक्षा करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो आपको उस विधा के व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, उसकी तकनीकी पक्ष की भी और उसकी कला पक्ष की, क्योंकि सिनेमा जो है वो कला और तकनीकी दोनों का मिश्रण है। तो आपको पहले महारत हासिल करनी है उस विधा की, या सिनेमा की बात कर रहे हैं तो सिनेमा की, और फिर उसके अनुसार फिल्म का आपको विश्लेषण करना है कि अगर फिल्म में लाइटिंग थी तो वो कैसी थी, ठीक थी, नहीं थी, कम थी, ज्यादा वो भी लाइक क्रिटिक्स पर्सन वो भी देखते हैं, लाइक अपार्ट फ्रॉम स्टोरी वो टेक्निकल पार्ट भी देखते हैं। जी, अगर अच्छा क्रिटिक है तो वो सब कुछ देखेगा, तभी तो वो समीक्षा कहलाएगा। समीक्षा का मतलब है ठीक तरह से देखना, समीक्षा। समीक्षा माने जो आप पूरी तरह से देख सकते हैं।
ओके तो जब तक आप उसकी आंतरिक बातों को नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे कहेंगे कि आपने अच्छी तरह देखा। तो जब फिल्म की समीक्षा करते हैं तो उसके पहले फिल्म का व्याकरण जानना है और उसके अनुसार उस फिल्म को उस कसौटी पर कसना है कि वो सही बनी है या नहीं बनी। मैम ये जो टर्म आप मतलब 2-3 बार यूज़ किए फिल्म का व्याकरण, जी इसको मतलब कुछ एक मतलब नॉर्मल भाषा में जी। थोड़ा सा मतलब जो हमें समझ फिल्म पाए का जब व्याकरण कहते हैं तो फिल्म तो सब लोग देखते मतलब आप लैंग्वेज बोल रहे हो जी, व्याकरण। जी, ओके ओके लैंग्वेज हाँ थोड़ा सा फिल्म की मतलब वो भाषा। थोड़ा इंग्लिश में भी बता दीजिए ताकि हाँ, मेरे फिल्म बहुत सारे की- ऑडियंस हैं हाँ, उनको फिल्म हिंदी की भाषा कह सकते हैं। फिल्म हाँ। की भाषा जो है हम्म, वो जाननी जरूरी है। फिल्म की भाषा में कैमरे का एंगल आता है, हम्म, फिल्म की भाषा में लाइटिंग आती है, हम्म, फिल्म की भाषा में एक्टिंग ऑफ कोर्स आती है, म्यूजिक फिल्म की है, भाषा में एडिटिंग आती है, हाँ, फिल्म की भाषा में बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, अगर वॉइस ओवर है तो उसकी बात होती है। हम्म, तो इन सब को साथ लेकर के फिल्म का विश्लेषण जब आप करते हैं हम्म, तो उसको हम फिल्म क्रिटिसिज्म कहते हैं। ओके लाइक फुल मतलब सिर्फ आप एक पार्ट नहीं जैसे रिव्यू। सिर्फ कहानी नहीं बताते। हाँ मतलब रिव्यू में ज़्यादातर वही होता है कि कोई मूवी देख के आया यार वो कौन एक्टर है, हाँ और अपनी क्या इच्छा से कहानी जो है। फील की वो हाँ, वो अच्छा है, वो भी अच्छी, वो एक तरीका है ताकि दूसरों को पता चले इस फिल्म में क्या है और वो तय करें देखना है या नहीं देखना है। ओके लेकिन जब हम फिल्म क्रिटिसिज्म की बात कहते हैं तो वो थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उससे ज्यादातर वही लोग प्रभावित होंगे जो उसके बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से पता चले। जो मतलब अभी प्रिंट पे और लाइक अभी तो व्लॉग्स में भी बहुत सारे आते हैं लाइक वो उस वे में ही मतलब करते हैं ना सभी जी, को। जी हाँ, अभी ऐसा है कि हमारे पास मीडिया उपलब्ध है, तरह तरह के प्लेटफॉर्म हमारे पास है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम और क्या क्या है। तो उसमें क्या होता है जो भी फिल्म देखता है, और हम तो डेमोक्रेसी में है, प्रजातंत्र में है, तो हर एक को लिखने बोलने का अधिकार है। तो वो अच्छी बात है कि सारे लोग जो भी फिल्म देखते हैं और जो भी लिखने में जरा भी सक्षम बताते हैं फिल्म कैसी उनको कैसी लगी। तो वो उसको व्यू में गिनेंगे हम या क्रिटिक्स में गिनेंगे? उसको क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं कह सकते हैं कि वो फिल्म का क्रिटिक उन्होंने तैयार किया है, क्योंकि वो सब एंगल पे बात नहीं कर रहे हैं। तो मैम अगर कोई भी पर्सन मतलब इस एंगल पे बात करे जो लैंग्वेज व टेक्निकली हो या स्टोरी टेलिंग में, तो अगर कोई भी पर्सन लाइक करे तो उसे फिल्म क्रिटिक्स बोल सकते हैं या फिल्म क्रिटिक्स करने के लिए आपको कोई डिग्री या पर्टिकुलर चीज़ें या कुछ कहीं से एसोसिएट करके रहना होगा, ऐसा तो कुछ नहीं? ऐसा है, कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के प्रशिक्षण लें, कोई जरूरी नहीं कि आप वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आए, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, है ना। सेल्फ स्टडी के द्वारा करते, जैसे मैंने शुरू किया तो फिल्म एप्रिसिएशन का एक कोर्स किया मैंने, लेकिन वो काफी नहीं, वो तो एक सप्ताह चला। एक सप्ताह में बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारे एंगल्स जाने, बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज वर्डिंग जानी, वो हुआ, ठीक है, शब्दावली सीख ली। लेकिन आप जितना ज्यादा उसकी स्टडी करते हैं, जैसे ये बहुत पुरानी बात है, मैंने बहुत पहले किया था, मैं वहीं नहीं रुक गई, वहीं रुक जाती तो शायद बहुत संकुचित रह जाता, लेकिन मैंने स्टडी किया और स्टडी करने के चलते अपने आप को रिन्यू करती गई, और हो सकता है कि आगे और कुछ नई बातें मैं सीखूं, तो उनके द्वारा भी सीखी हुई बातों के द्वारा भी मैं फिल्म को देखूंगी। तो ऐसा है कि जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो आपको लगातार अपने आप को रिन्यू करते जाना है, तो ग्रो करना होगा, डिफरेंट सिर्फ उस वे में नहीं, इसी फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो ग्रो तो करना ही है, नहीं तो आप वहीं पे रुक जाएंगे, है ना। तो आप एक ढर्रे पे लिखने लगेंगे, एक ही तरह का काम करने लगेंगे, वो तो उचित नहीं होगा, आपकी ग्रोथ ही रुक जाएगी, फिर क्या करेंगे। हाँ वो बात तो सही है। तो मैम उसी पे आपने जो बोला उसी पे मैं आपको मतलब थोड़ा सा और हम एक थोड़ा लाइट डालते हैं वहाँ पे कि मैम आप लाइक फिल्म क्रिटिसिज्म में आप कैसे आए और लाइक आपका पैशन कैसे हुआ कि आपको फिल्मों के ऊपर फिल्म क्रिटिक्स करना है? ओके, ऐसा है कि मैंने शुरू में तो जैसे और लोग लिखते हैं फिल्म देखने के बाद, मैंने भी लिखा और न्यूज़पेपर में भेज दिया और वो प्रकाशित हो गया। तो 2-4 लोगों ने पढ़ा तो कहा कि हाँ अच्छा लिखा है, वो हो गया।
फिर उसके बाद मैंने ये फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स तो इसीलिए आप इससे पहले जो क्रिटिक्स किए तो फिल्म का ही किए थे आप? फिल्म पर ही मैंने जो देखा लिख दिया, जो समझ में आया। और आप उसे प्रेस पे मतलब प्रेस में भेज दिया और भेज दिया। प्रकाशित हो गया। मेरे साथ शुरू से रहा है कि जब भी मैंने कुछ भेजा ना, पता नहीं कैसे, बिना परिचय के, बिना किसी मेंटर के, वो प्रकाशित हो जाता है। और जब प्रकाशित हो गया, लोकल पेपर में हुआ था, तो कुछ लोगों ने पढ़ा और अच्छा लिखा, तो मुझे भी थोड़ा लगा हाँ अच्छा काम करेंगे। फिर फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स किया। फिर यहाँ पर जो सेल्यूलाइट चैप्टर एक ये है, फिल्म सोसाइटी है, कहाँ पे? एन रोड में है। हमारे सेल्यूलाइट शहर में? हमारे शहर में कल ही 25 तारीख को उनका जन्मदिन वो लोग मनाते हैं, सेल्यूलाइट चैप्टर का। ओके तो वो उन्होंने 40वां साल मनाया ओके और मैं उसकी लाइफ मेंबर। तो जब वो बनाया करीब मैं शुरू से उसमें जुड़ी थी। ओके तो उनकी एक वो बुकलेट निकालते थे, मतलब फ्लिप निकालते थे 2-3 पन्नों की। तो उसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। फिर वहाँ उन दिनों तो आपके पास फिल्म देखने के लिए उपाय नहीं होता था। अच्छी फिल्में देखनी है, चालू फिल्में तो हॉल में मिल जाती थी, लेकिन अगर आपको विदेशी फिल्में देखनी है, कुछ द वर्ल्ड सिनेमा से इंट्रोड्यूस करना है तो हाँ, तो आपको फिल्म सोसाइटीज पर निर्भर करना पड़ता है। और ये फिल्म सोसाइटी जमशेदपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती थी। जमशेदपुर में इंटरनेशनल फिल्म सोसाइटी जो थी, सेल्यूलाइट चैप्टर अभी भी है, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे। तो मैम ये अभी भी एग्जिस्ट करता है और कहाँ पे होता है थोड़ा मतलब, क्योंकि मैं भी जमशेदपुर आपसे भी हो तो एक बार थोड़ा उसमें बता दो कि किस चीज़ के बारे में चाहिए। अमिताभ घोष उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, ओके मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और ये फिल्म्स आजकल तो फिल्म फेस्टिवल वो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह हो ही रहा है और फिल्म दिखाते अभी भी हैं, लेकिन पहले जैसा क्रेज नहीं रह गया लोगों के अंदर, क्योंकि अब तो आपके मोबाइल पर सारी फिल्में उपलब्ध हैं। किसी भी देश की फिल्म देखनी है तो आप देख सकते हैं। तो वो लोग अभी भी फिल्म दिखाते हैं, लेकिन पहले हम लोग के अंदर क्रेज था कि कब वो फिल्म दिखाएंगे। हमारे पास आ जाती थी सूचना कि ये इस सप्ताह में ये फिल्में दिखाएंगे या संडे को ये फिल्म होगी। लूसी मोदी सेंटर में होती थी, कभी बेल्ली क्लब में होती थी, और हम लोग दौड़ जाते थे कि देखनी है फिल्म। अभी वो लोग स्क्रीनिंग नहीं कर रहे करते, स्क्रीनिंग करते हैं। ओके हाँ, लेकिन वहीं अपने एन रोड में जो इनका ऑफिस है उसी में आजकल ज्यादा करते हैं। ओके पहले कभी एक्सएलआरए में करते थे, कभी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में करते थे, कभी बेल्ली क्लब में करते थे, ऐसे जगह जगह करते थे। क्योंकि अब उनका अपना ऑफिस हो गया एन रोड में, तो वो वहाँ पर। तो मतलब ये क्या मतलब कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स ही वहाँ करते हैं या नहीं, लोकल? ऐसा है बाहर कि से लोग देख फिल्म सकते हैं। सोसाइटी एक मूवमेंट था इंडिया में, जिसको सत्यजीत राय ने शुरू किया था कलकत्ते में अपने दोस्तों के साथ में। फिर केरल में बहुत लोगों ने फिल्म सोसाइटी मूवमेंट शुरू किया और पूरे देश में फिल्म सोसाइटी बनी। फिल्म सोसाइटीज का मतलब था कि आप अच्छी फिल्में दिखाएंगे और फिल्म खत्म होने के बाद ऑडियंस उसके ऊपर चर्चा करेगा, उस फिल्म की पूरी विशेषताएं बताई जाएंगी, क्या कमियां थी और क्या हो सकता था, उसकी चीर-फाड़ करने का काम। तब एनालिसिस कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, तो आपको फिल्म देखने में वो पारंगत करते थे। ओके एक समय फिल्म सोसाइटीज ने बहुत काम किया है। तो मैं वहाँ भी लाइफ मेंबर थी, वहाँ भी जाती थी। फिर मैंने और स्टडी करना शुरू किया, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स स्कूल में और कॉलेज में। मतलब सेल्फ लर्निंग से ही मैम, मतलब शुरू में कोर्स किया था वो फिल्म एप्रिसिएशन, appreciation। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया, जो भी किया फिर सेल्फ स्टडी से किया। तो वही मैं पूछ रहा था, मतलब आपका जो एक मेन था कि आपको ये फिल्म की तरफ जो आपका रुझाव है, आप मुझे शायद ये चीज़ में करना है, वो कैसे पैशन आप पे है? असल में 2 फील्ड में काम करती हूँ, एक तो साहित्य में और वो भी मेरा विश्व साहित्य में काम है। हाँ तो एक बार उसको थोड़ा सा। हाँ, विश्व साहित्य ऐसा है कि मैंने भारतीय साहित्य पर भी काम किया मतलब है, लिटरेचर बोल रहा हूँ। लिटरेचर, लेकिन वर्ल्ड लिटरेचर मेरा काम है और वर्ल्ड लिटरेचर में भी खास तौर से 2 तरह का काम है। एक तो है जो एफ्रो अमेरिकन हैं राइटर्स, मतलब अमेरिका में जो ब्लैक लोग हैं उनमें जो राइटर्स हैं उनके काम पर मेरा काम है, जो कि हिंदी में नहीं है। मैंने ही शुरू किया और उसके बाद भी बहुत कम काम हुआ है। तो लिटरेचर में एक वो काम है, दूसरा है जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है लिटरेचर में,
साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, नोबेल नोबेल पुरस्कार। हम्म। तो जिन साहित्यकारों को नोबेल पुरस्कार मिला है, हम्म, मैंने उनका काम पढ़ा, हम्म, उनके जीवन की स्टडी की, हम्म, उनके इंटरव्यूज देखे या पढ़े, हम्म, और फिर उसके बाद उनके काम को मैंने एनालाइज किया। हम्म। वहाँ पे मैंने एनालिसिस ही Okay, किया है। okay. तो एक तो मेरा ये काम लिटरेचर से रिलेटेड है, हम्म, दूसरा काम फिल्म से रिलेटेड है। हम्म, दोनों में अब तो बराबरी में ही चल रहा है, कह सकते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, पीछे से चलते हैं फिल्म के लिए जो आपकी जो पैशन है, जैसे आपने बताया कि आपने एक मूवी देखी एंड फिर आपने उसका एनालिसिस किया एंड आपने पोस्ट किया एंड फिर कुछ लोग आपको अप्रिशिएट किए, तो क्या आप उस अप्रिशिएशन से आप फॉरवर्ड किए कि लाइक मुझे फिल्म की तरफ करना है, या फिर आप लाइक डिसाइड किए कि नहीं, मैं जैसे आप बोल रहे हो लाइक वर्ल्ड लिटरेचर पे भी वर्क कर ही रहे थे ऑन दोनों में मेरा पैरेलल वर्क चलता है। हाँ, तो नहीं, पहले क्या बता रहा हूँ, पहले से करते आ रहे हो? पहले से Okay, मेरा okay. दोनों पर काम रहा Okay. है। और खास तौर से जो साहित्य पर आधारित फिल्में होती है, लिटरेचर बेस्ड, उन पर मेरा बहुत काम है। Okay. हाँ, तो दोनों में ही रुचि भी है, दोनों में ही मेरा काम भी है। हाँ, तो स्टार्टिंग से मतलब आप वहीं पे फॉलो अप कर रहे थे। जी हाँ, वर्ल्ड लिटरेचर तो बहुत पहले पढ़ना शुरू किया था मैंने, जब मैं समझे 7 या 8 साल की थी, जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तभी मैंने वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन तब मैं ट्रांसलेशन में पढ़ती थी, अब जो है इंग्लिश में पढ़ती हूँ। ओके, और मतलब आपने कुछ बोला था लाइक मैं आपसे मिला था फर्स्ट टाइम किया, क्या इंग्लिश में आप पढ़ते हो और हिंदी में आप लिखते हो, ऐसा कुछ आपने कुछ टर्म बोला था, बहुत ही कैची लाइन था वो आपका। ऐसा है कि इंडिया की एक बदकिस्मती कह लीजिए कि आप अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपको आपकी रोजी रोटी की समस्या रह जाती है। हाँ। तो मैंने 35 साल एक इंग्लिश मीडियम कॉलेज में एजुकेशन पढ़ाया, मेरा अलग अलग फील्ड है, तो एजुकेशन में मेरा बहुत स्टडी मेरी रही है। एजुकेशन किस पे करवा रहे थे, मतलब किस मैं बीएड और एमएड को पढ़ाती थी। अच्छा। बीएड और एमएड, जो जमशेदपुर के अधिकांश टीचर्स जो पुराने वाले हैं वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स रहे। तो मैंने एजुकेशन पढ़ाया और कॉलेज इंग्लिश मीडियम का था। और जब मैं वहाँ फर्स्ट बैच में पढ़ रही थी, उन दिनों कोई वहाँ पे हिंदी बोलता नहीं था, एक्सएलआरए में कॉलेज था। सब्जेक्ट्स क्या थे मैम? एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन, और फिर मैंने पीएचडी की है। तो जब मैं स्टूडेंट थी फर्स्ट बैच में, कॉलेज खुला ही था, तो उस समय वहाँ पे अमेरिकन प्रीस्ट ज्यादा थे एक्सएलआरए में, और वहाँ का वातावरण ऐसा, कोई हिंदी नहीं बोलता। वो तो अभी भी है मैम, कोई तो मतलब नहीं, अब तो खूब बोलते हैं लोग। अच्छा, पहले टोटली इंटरेक्शन नहीं, कोई नहीं बोलता था हिंदी। अच्छा। तो मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ के गई थी और मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट थे, उसमें 3 या 4 हम लोग हिंदी वाले थे, लेकिन हम लोगों ने अच्छा किया और हम मतलब टूटा फूटा से ही लाइक ठीक कर दिए। उसके बाद हमें पढ़ाने लगी, तो लेकिन शर्त थी कि आपको इंग्लिश में पढ़ानी होगी। तो मैं इंग्लिश पढ़ती थी, इंग्लिश लिख भी लेती थी, लेकिन बोलने का अभ्यास नहीं था। लेकिन फिर वो भी डेवलप किया और मेरे खुद के सहायता से मैंने बोलना कर दिया। और मेरे एक अमेरिकन प्रिंसिपल थे, फादर जस्ट, तो उनके सन और फादर हेस्ट दोनों ने कहा कि इंग्लिश में ही बात करनी है। तो इन 3 लोगों के साथ इंग्लिश बोलते बोलते इंग्लिश बोलने का भी हो गया था। शुरू में पढ़ते हैं तो जरूर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हंसते होंगे क्योंकि इनका एक्सेंट कैसा है। खैर, तो मैंने 35 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के ही अपनी आजीविका कमाई, क्योंकि हिंदी में लिखने का आपको पैसे नहीं मिलते, अभी भी नहीं मिलते हैं। बहुत कम मैगजीन आपको कुछ पैसे देती है, वो भी नाम मात्र का होता है। तो मैंने जिंदगी भर खाया इंग्लिश का, मैं कहती हूँ, लेकिन गाया हिंदी का, क्योंकि मैं लिखती हमेशा हिंदी में हूँ। और मेरी 26 किताबें हैं, 27 आ गई, तो 27 किताबें हैं, 27 की 27 हिंदी में। तो वही जो मैंने आपसे कहा कि मैं मतलब खाया इंग्लिश का और गाया हिंदी का। मैम, आपकी ये सारी किताबें हमें कहाँ मिल सकती है, मतलब अगर हमारे ऑडियंस को मतलब खरीदनी होगी या पढ़ना चाहते हैं तो? जमशेदपुर में तो कोई भी जो दुकानदार है वो लिटरेचर नहीं रखते हैं, लिटरेचर किताबें नहीं रखते हैं। अगर जमशेदपुर में खरीदनी है तो बुक फेयर जब आता है, यहाँ पर नवंबर महीने में हर साल बुक फेयर लगता है,
10 दिन के लिए लगता है, रविंद्र भवन में लगता है। ओके तो उसमें आप ले सकते हो। और मेरे प्रकाशक आते हैं, 3 या 4 प्रकाशक, मेरे 7 प्रकाशक हैं, लेकिन 3 या 4 प्रकाशक आते हैं। प्रकाशक मतलब पब्लिशर बोल रहे हैं। पब्लिशर आते हैं और वो वहाँ पर मेरी किताबें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, या इलाहाबाद जाते हैं, या बनारस जाते हैं, तो वर्धा जाते हैं, तो यहाँ पर किताबों की दुकानें हैं। ओके, बुक स्टोर्स है वहाँ पे ऑब्वियसली, मतलब बाहर पे जी तो बहुत जी ज़्यादा। हाँ। और चूंकि मेरी किताबें बहुत अच्छे पब्लिशर से आई हैं, इंडिया के टॉप पब्लिशर से आई हैं, तो इसलिए वहाँ पर किताबें आपको मेरी मिल जाएंगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब हम कोई अमेजोन में या ऐसा जी हाँ, मेरी सारी किताबें हैं। मैं उस प्लेटफॉर्म की बात भूल जाती हूँ। फ्लिपकार्ट पर भी है, अमेजोन पर भी उपलब्ध है, उनके लिंक भी मेरे पास है। अगर नहीं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा। उसमें नहीं, आप गूगल में भी मेरा नाम डालेंगे तो मेरी किताबों की लिस्ट आपको आ जाएगी। वो तो करेंगे मैम, और प्लस मतलब ये स्पॉट अमेज़न में अगर मेरा नाम डालेंगे बुक वाले कॉलम में, तो मेरी सारी किताबों के लिंक आपको, और किताब के कवर और प्राइस और सब कुछ दिखाओगे जी। वो तो करूँगा मैम, और प्लस हमारे जो पॉडकास्ट के लाइक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी आपके जो मतलब जो टॉप बेस्ट मतलब जो आपको लग रहा है कि ये लाइक अभी के लोगों को ज़्यादा मतलब पढ़ना चाहिए, उसका लिंक भी मैं मतलब डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अगर किसी को लेना रहेगा तो वो लोग वहाँ पे लाइक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी चीज़ें आपका सारे ऑनलाइन अगर है, किंडल पे भी है क्या मैम अवेलेबल आपका? किंडल में भी 2 किताबें हैं, किंडल में ज़्यादा नहीं है, 2 किताबें हैं। एक तो अभी आई है, आप नाम बोल दीजिए, हम वो स्क्रीन पे हम लोग शो कर देंगे। हाँ। वो है सत्यजीत राय का अपूर्व संसार। सत्यजीत राय की सेंटेनरी हम लोगों ने अभी मनाई 2-3 साल पहले, तो तभी मैंने तय किया था कि मैं उनके ऊपर किताब निकालूंगी। लेकिन उन्होंने 36 फिल्में बनाई हैं, तो मैंने सारी फिल्में तो देखी, खूब सारा मैटर भी इकट्ठा कर लिया उनके ऊपर, जो राइट अप है या वीडियोस है या इंटरव्यूज है, वो सब कर लिया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद नहीं लिखूंगी, और मैंने कई लोगों से रिक्वेस्ट कर करके, जो लोग फिल्म पर लिख सकते थे, उन लोगों से लिखवाया है। ये मेरी दूसरी किताब है जो मैंने संपादित की है। मैंने एडिटिंग की है और बाकी लोगों ने उसमें लिखा है, और मैंने इंट्रोडक्शन 50 पेज में लिखा है, जो कि जिन्होंने पढ़ा वो लोग कहते हैं बहुत यूनिक इंट्रोडक्शन है। मैंने जो अंदर आर्टिकल है उनकी बात नहीं की है, मैंने अपनी बात सत्यजीत राय के संदर्भ में इंट्रोडक्शन में कही है। तो ये 2 किताबें किंडल पर भी उपलब्ध हैं। मैम ये जो आपने बताया ये चीज़ों को क्या बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं पता था ये भी कोई चीज़ होती है जो आपने बताया कि लाइक आपने मूवी देखी, आप खुद एक फिल्म क्रिटिक्स करते हो, आप फिल्म पे भी लिखते हो, आप नॉवेल पे भी लिखते हो, तो नॉवेलिस्ट पे भी लिखते हो, तो लेकिन फिर भी आप मतलब ऐसा क्यों लगा कि आपको नहीं लिखना चाहिए यार? आपने मतलब और भी लोगों को जो इस पे कर सकते हैं, जो उनकी मूवी पे रुचि रखते हैं या उनके लाइफ पे देखे, उन लोगों को आपने बोला कि लाइक हर एक चैप्टर वाइज आप अपना रिव्यू दें, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको संपादन, मेरा काम होगा संपादन का। किताब कहलाएगी संपादित, एडिटेड बुक। संपादन क्या होता है मैम, मतलब इन इंग्लिश अगर बताओ? एडिटिंग जो करते हैं। हाँ। तो आप एडिटर हो? मैं एडिटर हो गई इसकी। और मैंने ये मेरी दूसरी किताब है, पहले भी मैंने बहुत सारे लोगों से लिखवाया, और वो किताब बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो उस किताब का हम लोगों ने लोकार्पण भी यहाँ पर किया था, जमशेदपुर में ही। और मैं एक संस्था चलाती हूँ, उसका नाम है सृजन संवाद। पिछले 13 साल से मैं हर महीने वो संस्था चला रही हूँ, जिसमें हम लोग साहित्य, सिनेमा और कलाओं पर बात करते हैं। हर महीने एक बार बैठ करके, पहले करते थे, कोरोना के बाद से ऑनलाइन करने लगे। तो सृजन संवाद का पहला पब्लिक फंक्शन ये हमारा इसी किताब का लोकार्पण का हुआ था। वो भी एडिटेड बुक थी, और उस समय जो हमारे चीफ स्पीकर थे, उन्होंने कहा था, लगता है कि आपके अंदर से सिनेमा पर लिखने वालों की एक नई पौध तैयार, न्यू जनरेशन में। तो उस समय सुन के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब दूसरी किताब पर बात आई, तो मैंने उन लोगों से भी संपर्क किया और दूसरे लोगों से भी संपर्क किया। तो उस किताब में जितने लोगों ने लिखा था, कुछ ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, कुछ लोग अपने व्यस्त नहीं लिख पाए या नहीं लिखना चाहते थे, तो उन्होंने नहीं
और नए लोगों ने भी लिखा। तो ऐसा लग रहा है कि सच में फिल्म की ओर लिखने के लिए बहुत सारे लोगों को मैंने प्रेरित किया हाँ, है। थोड़ा सा मतलब सबको मोटिवेशन किए कि आप भी लिख सकते हो। लेकिन मेरे संग अगर आप काम करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और जिनसे काम करवाती हूँ उनसे भी बहुत मेहनत करवाती हूँ। तो कई लोगों ने पहली बार लिखा, तो मैंने बताया उनका आर्टिकल आने के बाद पढ़ के कि इस एंगल पर आपको फिल्म फिर से देखिए और फिर से लिखिए, क्योंकि वो लोग तो शायद नहीं जानते थे कि कैसे लिखना, उनको कैसा समझ में आया लिखा। तो कुछ लोगों ने 3 बार आर्टिकल लिखा, 3 बार उनको लिखना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि आपने जो पॉइंट्स दिए और हमने जो फिल्म दोबारा देखी उसके चलते हमारा आर्टिकल सच में कुछ बन गया है। तो ये है कि कुछ लोगों को 2-2, 3-3 बार काम करना पड़ा, लेकिन किताब बहुत अच्छी बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हिंदी में ऐसी कोई किताब अभी तक है नहीं। एक तो सत्यजीत राय पर हिंदी में काम बहुत काम है, इक्का दुक्का होगा, और उनकी सारी फिल्मों का मुकम्मल किताब 2 वॉल्यूम में आई है, काफी हैवी हो गया है, बहुत मोटी मोटी हो गई किताबें, लेकिन दोनों वॉल्यूम में हमने सब कुछ उनका समेटा है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उस पर भी आर्टिकल है, जो फिल्में बनाई उन पर तो आर्टिकल है ही, प्लस हम लोगों ने उसमें किताब में जो है ये एनेक्स रखा, उसमें उनके जितने पुरस्कार हैं उनका नाम है, उनके सारे फिल्मों के एक्टर कौन है, एडिटर कौन है, कौन कैमरामैन था, उसकी भी एक पूरी सूची हमने दी है, ताकि कल को अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो वहां से बहुत कुछ उनको मिल सकता है। प्लस अगर कोई, मैं ये आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ, अगर कोई सत्यजीत राय पर रिसर्च करना चाहता है तो मैंने जो सामग्री एकत्र की है वो सारी सामग्री का प्रयोग तो इन 2 किताबों में नहीं हुआ है, तो बहुत सारी सामग्री अभी मेरे पास है। अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो जरूर मुझसे संपर्क करके ले सकता है। तो आपसे संपर्क करके मतलब मैं सारा चीज, मतलब वो 2 वॉल्यूम में आपने कुछ ही पार्ट मतलब उसका नहीं, जो मैटर मैंने इकट्ठा किया था उसमें से कुछ का उपयोग है, लेकिन सत्यजीत राय के पूरे काम पर किताबें ओके जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिश हो गई है, पब्लिश हो चुकी 2 है, वॉल्यूम में पब्लिश हो। नहीं वो तो हो चुकी है, लेकिन उसके प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरे पास जो मटेरियल है, हाँ, मतलब मेरे पास जो मटेरियल है वो तो है, हाँ। अभी उसका अभी उपयोग नहीं हुआ है, बहुत सारा मटेरियल, क्योंकि सत्यजीत राय पर आप बहुत एंगल से लिख सकते हैं ना, बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, तो अगर कोई आगे काम करना चाहता है तो वो मेथड ले सकता है मुझसे। फिल्म क्रिटिक्स वे में आपको कल्चरल वाइज वहाँ पे आपको क्या नए चैलेंजेस दिखती है, और क्या उसमें से आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी दिखता है कि इतने सारे डाइवर्सिटी है, इतने कल्चर्स है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, तो एज एन आपके एक्सपीरियंस इतने साल आपने लिखने के बाद जो अपने इतने कल्चरल मूवी पे ऊपर, लाइक आप तो इंडिया के अलावा बाहर की भी मूवीज़ पे भी लिखे हो, तो वो उस पर आप कुछ एक बार बताए। तो जो भी फिल्म बनती है वो कल्चर के अंतर्गत ही बनती है, फिल्म जो है कल्चर को ही दिखाती है। तो जो बाहर की फिल्में आप देखते हैं, जैसे आप स्पेनिश फिल्म देखते हैं या अफ्रीकन फिल्म देखते हैं, तो वो हमारे कल्चर से बहुत अलग होती है, और आप किसी भी कल्चर को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि कल्चर तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण कर, आप अपने कल्चर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसके न्यूएंसेस को जानते हैं, बारीकियों को जानते हैं, लेकिन जब आप दूसरे कल्चर को देखते हैं तो उसकी बारीकियों को कई बार नहीं पकड़ पाते हैं। ये एकदम सामान्य बात है, स्वाभाविक है, नेचुरल है कि आप कितना भी कल्चर को स्टडी कर लें, जैसे मैंने स्पेनिश कल्चर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, फिल्मों में देख लिया, फिर भी कई बारीकियां जरूर छूट जाती हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब भी जैसे अफ्रीकन फिल्म में देख रही हूँ तो अफ्रीका के बारे में मोटी मोटी जानकारी हम लोगों को है, पढ़ भी लेंगे तो, लेकिन अफ्रीका में तो इतनी तरह की संस्कृति है, इतनी तरह का कल्चर है, अफ्रीका तो महादेश है, बाहर वालों के लिए सिर्फ वो ब्लैक महादेश या काला महादेश है ऐसा नहीं है, अंदर तो बहुत है। जैसे हम लोग कहते हैं अश्वेत लोग, जब मैंने टोनी मॉरिसन को पढ़ा तब मैं, और जब और राइटर्स को पढ़ा जो एफ्रो अमेरिकन राइटर, तब मुझे पता चला कि ब्लैक सिर्फ ब्लैक नहीं होते, अच्छा,
उनकी इतनी छटाएं होती हैं, कोई बैगनी रंग का दिखता है, कोई हल्के काले रंग का दिखता है, और जो मिक्सचर है जो बच्चे हैं वो तो कई बार अमेरिकन के ही ग्रुप में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि वो अफ्रीकन अमेरिकन है। अच्छा। अगर मालूम ना चले तो कालों के भी इतने रंग हैं। हम लोग यहाँ से सिर्फ बैठ के सोचते हैं कि वो काले होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उनकी ये जो बारीकियां हैं, ये कितना भी आप स्टडी कर लीजिए, कितना भी आप देख लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे जरूर छूट जाता है। जैसे उनके रीति रिवाज हैं, वो क्यों ये कर रहे हैं, उसका उनके लिए तो बहुत अर्थ है, लेकिन हमारे लिए तो मोटी मोटी जानकारी ही रह जाती है। मतलब जो आप मतलब फिल्म पे देख रहे हो ये आप किस किताब से पढ़ा है? क्योंकि हम तो वहाँ रहते नहीं है, तो रहते नहीं है, हम तो उसमें बड़े नहीं हुए हैं। कल्चर में तो आपको बड़ा होना पड़ता है, तो बहुत सारी बातें आपकी निगाह से जरूर छूट जाती हैं, उनका अर्थ आप नहीं समझ पाते। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अगर आप बाहर की फिल्में देख रहे हैं। हॉलीवुड की बात अलग है, हॉलीवुड में तो जनरल कल्चर दिखाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड में दिखाते हैं, पूरे भारत का दिखाते हैं, तो पूरा भारत थोड़ी वैसा है। हमारे यहाँ ले लीजिए, केरल का कल्चर तो बिल्कुल अलग है, असम का कल्चर बिल्कुल अलग है, कश्मीरी कल्चर बिल्कुल है। भारत जब हम कहते हैं तो यहाँ एक भारतीय संस्कृति है, लेकिन भारतीय संस्कृति के इतने आयाम है, इतनी बारीकियां हैं कि जो बंगाल का कल्चर है वो यूपी का कल्चर नहीं है। तो ऐसे ही जब हम बाहर की बात करें तो और भी ज्यादा भेद है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब आप फिल्म के रूप में देखते हैं तो आप उस पर स्टडी करके जान सकते हैं, लेकिन कल्चर को पूरी तरह समझना तो मुझे लगता है, मेरा अनुभव कहता है कि उतना आसान काम नहीं। तो लिखते समय भी वो बातें छूट ही जाती होंगी। और मतलब आपको उसमें लगता है कि ये एक मतलब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, मतलब उस चीज़ों को जानने के लिए करने का? नहीं तो फिल्म तो बहुत बड़ा माध्यम है समझने का। आप एक जिंदगी में कई जिंदगियां जी लेते हैं, आप अपनी जिंदगी तो जीते ही हैं, जो पात्र पर्दे पे दिखाई देता है उससे भी तो आप जो है एक आत्मा स्थापित कर लेते हैं। जब उसको दुख होता है तो आपको भी दुख होने लगता है, रिलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। उसी को तादात्म्य कहते हैं। तादात्म्य स्थापित हो जाता है, साधारणीकरण आपका हो जाता है, और आप उसके सुख दुख को अनुभव करते हैं। तो ये जो है आप एक साथ कई जिंदगियां जी लेते हैं। जब आप देखते हैं, मान लीजिए आपने कोरियन फिल्म देखी, तो वहां भी जो मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत उनकी भावनाएं, वो तो सेम ही रहती है। दुख दर्द है, सबको ही होता है। अगर बलात्कार होता है तो कष्ट, कहीं की स्त्री होगी तो उसको होता ही है। अगर गुलाम को कोई उसका श्वेत मालिक कोड़ा मार रहा है या अश्वेत से ही कोड़ा मरवा रहा है तो उसको भी तकलीफ होता है, तकलीफ होती है। और वो भारत में भी अगर किसी को मार पड़ती है तो उसको भी तकलीफ होती है। तो कुछ चीजें तो पूरी दुनिया में एक जैसा रहता ही है। वो सारी चीजें हैं, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और आप कहीं ना कहीं जोड़ते हैं तो आपका अनुभव समृद्ध होता है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो आपका बढ़ता ही जाता है। फिल्म देखने से तो हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता ही है, क्योंकि हमारे अपने अनुभव तो बहुत सीमित होंगे ना, एक आदमी का अनुभव। लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं आपको बहुत सारे लोगों का अनुभव प्राप्त होता है, या लिटरेचर पढ़ते, लिटरेचर में भी वही होता है, तो आपका जीवन कहीं बहुत समृद्ध हो जाता है। तो ये फिल्म एक काम करती है, आपको दूसरों से जोड़ती है, आपके अनुभव को, आपके जीवन को समृद्ध करती है। ये तो फिल्म में होता है। तो मतलब आप तो, क्योंकि आप तो बहुत वर्ल्ड फिल्म कंज्यूम करते हैं, तो बहुत सारे कल्चर को भी आप क्लोजली देखे हैं। प्रिपरेशन कैसा रहता है? क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है कोई मूवी की, लाइक कोई न्यू मूवी आई है जो बहुत अच्छी अभी चल रही है, और आपको भी होता है, सभी को होता है कि मतलब हम पहले उसको पब्लिश करें या उसको करें। तो आप नहीं, मैं इस कंपटीशन में नहीं पढ़ती हूँ। मैं इस कंपटीशन में नहीं रहती कि सबसे पहले मैं लिखूं। और खास करके आजकल जो मीडिया का उपयोग हो रहा है, अभी कोई घटना घटी और तुरंत उस पर कविताएं आती हैं, उस पर कहानियां आ जाती हैं, मैं वो काम नहीं करती। मेरा काम स्थायित्व वाला होता है, जो
मतलब परमानेंट रहेगा, ऐसा काम होता है। जैसे मैंने एक किताब लिखी, हिटलर के समय में तो बहुत क्रूरताएं हुई, बहुत सारे यातना कैंप बने, कंसंट्रेशन कैंप बने, बहुत लोगों को मार, 60 लाख तो यहूदियों को ही मार दिया। उसके अलावा जो लोग समलैंगिक थे उनको मार दिया, जो लोग ये बंजारे थे, मतलब आप यहूदी मतलब जूइश पीपल के बारे Jewish में, people। और समलैंगिक मतलब जो सेम सेक्स, उनको मार दिया। ट्रांसजेंडर्स वगैरह जो भी थे, जो भी थे, उन लोगों को भी मतलब क्योंकि वो चाहते थे सिर्फ जर्मन लोग जिंदा रहें, जर्मन ही दुनिया में बचे, बाकी कोई बचे नहीं। तो जर्मन में भी तो मतलब ऐसे ट्रांसजेंडर वगैरह तो होंगे कि क्या आप क्या उन्हें भी उन्हें भी मार दिया, चाहे वो जर्मन हो तो भी? हाँ, तभी मारा उन्होंने। तो लेकिन यहूदियों के ऊपर उनकी आंख सबसे ज्यादा थी। 60 लाख यहूदियों को उन्होंने गैस चैम्बर में डाल के खत्म कर दिया। तो वो एक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुआ, तो उस काल पर बहुत लिटरेचर लिखा गया। हालांकि वो काफी नहीं है, और लिखा जा सकता है, और बहुत फिल्में बनी। अब देखिए, हिटलर ने जो अत्याचार किया वो सिर्फ पोलैंड पे नहीं किया, वो तो यूरोप के कई देशों पर, जहाँ भी ज्यूस थे, जहाँ भी यहूदी लोग थे, सब पर अत्याचार किया। तो अलग अलग जगह के यहूदियों पर फिल्में भी बनी, अलग अलग देशों से बनी है, अलग अलग डायरेक्टर्स ने बनाई है, अलग अलग एक्टर्स ने काम किया है। तो उस पर मेरी एक किताब है जो वाणी प्रकाशन से आई है। क्या नाम होगा उसका नाम है नाजी यातना शिविरों की त्रासद गाथा। नाजी यातना शिविरों की त्रासद गाथा। तो उस किताब को लिखते समय मैंने बहुत सारे कल्चर्स को जाना, बहुत सारे लोगों को देखा, किस तरह लोग सोचते हैं। तो ये प्रिपरेशन आप मतलब कैसे करते हो? हाँ, मैंने फिल्में देखी, सोर्सेस कैसे? फिल्में देखी। अगर आप, आजकल तो बहुत आसान हो गया है, हिटलर टाइम की फिल्म पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी फिल्मों की लिस्ट मिल जाएगी। फिर उसमें आप, और उन दिनों तो हमारे पास टॉरेंट होता था, तो टॉरेंट में तो बहुत आसान था, जो भी फिल्म चाहिए आपको मिल जाती थी। आजकल तो वो सुविधा नहीं रह गई, हम लोग नहीं करते हैं प्रयोग उसका। तो उन फिल्मों को मैंने देखा, और अगर फिल्म बेस्ड है लिटरेचर पर तो उस लिटरेचर को पढ़ा, और जो और लोगों ने उस पर क्रिटिसिज्म किया था उनको भी जरूर देखा, या डायरेक्टर का इंटरव्यूज देखा, एक्टर्स की इंटरव्यूज देखे। तो ये सब स्टडी करने के बाद उन फिल्मों पर मैंने लिखा। ओके, मतलब आपके जो भी मेन सोर्स ऑफ मटेरियल्स लाइक फर्स्ट लाइक फिल्म जो लिटरेचर पे हो, या फिर लिटरेचर एंड फिल्म दोनों को ही आप मिला करके मैं काम, वही आपके सोर्स मटेरियल्स है जिनसे आप जो भी करते हो? हाँ, तो इसमें मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आज फिल्म आई है तो आज फिर इस पर लिख दूँ। मैं प्रोजेक्ट बना के काम करती हूँ, तो उस तरह की फिल्में मैं इकट्ठी करके देखती हूँ, उस पर लिटरेचर जो भी उपलब्ध है वो पढ़ती हूँ, और तब मैं अपने ढंग से उस पर लिखती हूँ। तो इसलिए मैं, जैसे अभी कई फिल्में आई हैं, कई लोगों ने कहा कि रोज देखिए, उस पर लिखिए, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है मेरे दिमाग में, और समय तो वही 24 घंटे है, तो क्या देखना है, क्या छोड़ना है, वो तो आपको तय करना है। तो मैंने तय कर लिया है कि मैं अपने काम पर कंसंट्रेट करूंगी, और जो मेरी किताबें आएंगी वो स्थायी मूल्य की होंगी। ये नहीं कि आज एक फिल्म आई तो पठान आ गई तो पठान पर लिख दिया। वो अच्छी फिल्म है, जो लिख रहे हैं मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मैं उस पर नहीं दौड़ूंगी। मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना के उस पर, जैसे अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, ऋतुपर्णा घोष बंगाल के बहुत अच्छे डायरेक्टर हुए, और वो उन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई, लेकिन बहुत कम उम्र में वो गुजर गए। और गुजरने का कारण ये था कि वो ट्रांसजेंडर थे, और उनको अपने लैंगिकता को लेकर बहुत परेशानी थी, समाज ने भी उनको तंग किया, परिवार से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, और वो अपना भी परिवर्तन कराना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन कराए, और ऑपरेशन में तो बहुत कॉम्प्लिकेशन थे, उसी में वो मर गए। हालांकि मरे दूसरे मतलब हार्ट अटैक या ऐसा कहते हैं, लेकिन वो सब असर उसी का था। तो उनके ऊपर मैं एक प्रोजेक्ट करी, तो उनकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं, उनके इंटरव्यूज पढ़े हैं, और
सारा नोट्स मैंने बना रखा है, 2 चैप्टर लिख भी चुकी हूँ, 5 चैप्टर की किताब होगी। तो इस तरह का काम मैं करती हूँ, इसलिए मतलब सबसे पहले मैं लिख दूँ वो मेरे अंदर नहीं। ऋतुपर्णा घोष के ऊपर जो आप बोल रहे थे, तो लाइक ऐसे मूवी थी लाइक इमिटेशन गेम के ऊपर जो बेनेडिक्ट कम्बरबैच किए थे, उसमें एलन टर्निंग के ऊपर था। मतलब वो मूवी पे पता चला मुझे कि लाइक एक्चुअली हमें सब फादर ऑफ कंप्यूटर हम लोग चार्ल्स बैबेज को जैसे बोलते हैं, लेकिन वो पहले थे जो लाइक कंप्यूटर में कोडिंग फर्स्ट कैलकुलेशन वाला जो किए थे। देखिए इस पर लिखा भी है मैंने। देखा ना मैम, तो मैं वही बोल रहा हूँ लास्ट में जो आपने बोला ना कि वो जेंडर चेंज की वजह से, उनका भी वो जेंडर चेंज की वजह से ही लास्ट में विथ कोल्ड से उनका मतलब डेथ हो गया। तो लाइक ये तो मतलब बहुत हो रहा था, अभी तो थोड़े एक्सेप्ट अभी करने भी लगे। समाज उसको स्वीकार नहीं करता है ना। और ऋतुपर्णा के शायद अपने ही जीवन पर उन्होंने जो फिल्में बनाई, 3 फिल्में बनाई सीरियल पर, उसमें एक फिल्म में तो इतना सुंदर दृश्य, इतना मार्मिक दृश्य है कि मैंने कितनी बार सीन को देखा और हर बार मेरा रोना कौन सी फिल्म का बोल रहे हैं? उनकी वो टैगोर की कहानी पर आधारित है, चित्रांगदा। चित्रांगदा। तो उस फिल्म में है कि ये जो नायक है वो बैठा हुआ है, उसके पिता है और माँ है, डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और पिता तो गुस्से में है क्योंकि उनका समाज में बहुत अपमान हो रहा है और इसने तय कर लिया है कि ये अब अलग रहेगा। तो बात करते हुए ये कम से कम माँ से सहानुभूति मिले, इसलिए एक डायलॉग नहीं, वहाँ पर वो माँ की ओर, हाथ की ओर अपना हाथ ले जाता है और माँ धीरे से हाथ सरका लेती है, माँ पिता की ओर। माँ सिर्फ अपना हाथ हटा लेती है डाइनिंग टेबल पर और ये एकदम तो वो जो सीन है कि परिवार में भी ऐसे व्यक्ति को कितना अपमान झेलना पड़ता है, उसको कोई परिवार में भी समझता नहीं। मतलब वो मार्मिक फिल्म में दिखाया। ओके, फिल्म में दिखाया। तो उस पे वो ट्रांसजेंडर के ऊपर ही था क्या? हाँ, चित्रांगदा जो टैगोर की कहानी है, नाटक, संगीत नाटक है, वो भी उसी पर आधारित है। हालांकि महाभारत की कथा है। अच्छा। कथा महाभारत से ली गई है। महाभारत में ही अर्जुन ही उसका हीरो है इस एपिसोड का, और उसी पर टैगोर ने संगीत नाटक लिखा और उसी को आधार बना करके। महाभारत के कौन से सेक्शन आपको कुछ पता है क्या? मतलब ऐसा कुछ आइडिया? जब अर्जुन जो है गुमनामी में रह रहा है और वो जाता है नॉर्थ ईस्ट की ओर, जहाँ पर स्त्रियों का ही राज है, और वहाँ पर वो विवाह करता है। ओके। लेकिन जिस स्त्री से विवाह करता है वो स्त्री स्वतंत्र रहना चाहती है, मतलब इसी तरह। हाँ, और वो पाली पोसी गई है एक लड़के के रूप में। उसके पिता ने उसको एक लड़के के रूप में पालन पोषण किया और ये भेद जो है वो खुलता है। किसके बारे में बोल रहे हो? मतलब जो जिनसे वो शादी की है, लाइक अर्जुन जिनके साथ शादी की है उनका बता रहे हो कि उनको लाइक एक लड़के जैसे ही पाला पोसा किया था? लड़की को जो है लड़के की तरह पाला पोसा गया है। तो उस पर टैगोर ने लिखा, टैगोर की किताब पर फिर इन्होंने फिल्म बनाई। चित्रांगदा वही रखा है, एक सबटाइटल भी इन्होंने दे दिया है। तो इस फिल्म में क्या होता है, फिल्म के भीतर फिल्म चलती है। जो ऋतुपर्णा घोष उसके नायक भी है, उन्होंने एक्टिंग भी किया और डायरेक्शन भी किया है। तो उसमें वो क्या हो रहा है, वो चित्रांगदा नाटक का रिहर्सल करवा रहे हैं और इधर फिल्म भी बन रही है। फिल्म में फिल्म चलती है और ये जो है समलैंगिक है और इनका जो ड्रामर आता है वो भी समलैंगिक है और दोनों संग में रहना शुरू करते हैं। लेकिन वो लोग बच्चा भी चाहते हैं और इंडिया में ऐसे कपल बच्चा नहीं ले सकते, बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, नियम है, रूल है। तो अभी बस यही रूल जो पास हुआ है कि आप मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, आप रह सकते हैं संग में, शादी कर सकते हैं, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कपल को बच्चा अडॉप्ट करने की अनुमति नहीं है। तो जो इनका पार्टनर है वो चाहता है बच्चा हो, तो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये वो कहता है कि तुम ही मेरे लिए बच्चे की तरह,
लेकिन इनको लगता है कि ये स्त्री की भूमिका में है उस रिश्ते में, तो ये सोचते हैं कि मैं स्त्री ही बन जाऊं, और उसके लिए बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं। इस बीच में जो पार्टनर है उसका जो लड़की बुरी नाटक में काम कर रहे थे उससे उसका रिश्ता रहता है, दोनों शादी भी करने वाले। और ये जब देखता है उसको तो बोलता है नहीं, मुझे पहले वाले ही तुम पसंद थे, ये परिवर्तित रूप मुझको नहीं चाहिए। जिसके लिए परिवर्तन करा है उसने रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत खैर बहुत कॉम्प्लिकेशन वाली फिल्म है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सुंदर फिल्म है। तो ये भी एक हिस्सा है जो जिस पर मैं काम कर रही हूँ। एक चैप्टर ही उसमें मेरा किताब में वो एक चैप्टर 3 फिल्में उन्होंने इस विषय पर, एक में सिर्फ भूमिका की और 2 को डायरेक्ट किया। तो ज़रूर मैम, मैं मतलब उनका वेट कर रहा हूँ कि आप करोगे तो ज़रूर मैं समय लगेगा, तो समय लग जाएगा क्योंकि अभी 2 ही चैप्टर लिखे गए हैं। कितना टाइम लगता है मैम, मतलब आप पूरे ये सोर्सेस इकट्ठा करके आप एक बुक या उसको कंप्लीट घोष पर एक शॉर्ट फिल्म बुक जो है वो मेरी ई बुक के रूप में आ चुकी है। नहीं, आपका कितना टाइम लेते हो मतलब इसको कंप्लीट करने में? डिपेंड करता है क्योंकि जो हॉलोकास्ट वाली फिल्म है, हिटलर वाली फिल्म है, उसमें तो बहुत साल लगे, बहुत ज्यादा। एक तो वैरायटी थी बहुत ज्यादा। ऋतुपर्णों वाले पर भी मैटर कलेक्ट करने बहुत टाइम लगा, फिल्में देखने में। कुछ फिल्में तो उपलब्ध नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मुझको मिली। एक फिल्म के लिए तो बल्कि मैंने एक साइट जो दिखाने पे OTT होता है, वही चोई या कुछ ऐसा नाम है ना, उनको मेरी बेटी आई थी ना, उसी पर उपलब्ध थी वो फिल्म। तो मेमोरीज इन मार्च, वो उसके लिए उसने साल भर का सब्सक्रिप्शन ले दिया। और अच्छा हुआ कि एक ही रात में मैंने उस फिल्म को 2 बार देख लिया। अगले दिन से हमारा ना तो कोई कांटेक्ट उनसे, ना वो जवाब दे रहे हैं, ना फोन उठा रहे हैं, हमारे पैसे भी चले गए। किनसे? ये होली शो वाले से। मतलब आपने सब्सक्रिप्शन लिया लेकिन वो लॉक कर दिया आपको? हाँ, कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ नहीं। मेरी बेटी ने बहुत बार फोन करना चाहा, उसने ईमेल किया, कुछ जवाब नहीं मिला। लेकिन अच्छा हुआ उस पैसे मैंने 2 बार उस फिल्म को देखी है, नोट्स करके रात को ही मैंने बना लिए। तो मुझे घाटा भी नहीं, मैंने कहा चलो हो गया तो हो गया, अपना काम निकल गया। अपना काम हो गया। वो एक फिल्म कहीं और उपलब्ध ही नहीं थी, तो इस तरीके से फिल्म देखने के लिए जगह जगह इंतजाम करना पड़ता है। वो उसमें टाइम लग जाता है, तो डिपेंड करता है। कई बार बहुत जल्दी काम हो जाता है, कई बार समय लगता है। ये सत्यजीत राय वाली किताब तो हम लोगों ने पूरी तैयार कर ली और पब्लिशर को दे दी 2019 में। अच्छा, प्रकाशित हो जाती 2020 इतना टाइम लगे, उनकी ओर से इतना टाइम लगा है। लेकिन इस बुक फेयर में वो लॉन्च, हालांकि पिछले बुक फेयर में भी उन्होंने 1-2 कॉपी निकाल के लॉन्च कर दिया था, लेकिन इस बुक फेयर में तो खास तौर से लॉन्च होगी दिल्ली में। नहीं, फिर से वो लॉन्च करेंगे अभी, मतलब अभी कौन से मंथ पे कर रहे हो दिल्ली पे? अभी तो वो बेच रहे हैं किताबें, पब्लिशर के पास है, बेच रहे हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल बुक फेयर होता है दिल्ली में, तो वहाँ एक मंच मिलता है आपको, आप लोकार्पण करते हैं, उस पर कुछ लोग बात करते हैं, तो 4 और लोग जानते हैं। कहाँ हो रहा है मैम? दिल्ली में होता है, प्रगति मैदान में। ओके, प्रगति मैदान में। तो जिनकी भी किताबें आती है लोग जाते हैं, और इंटरनेशनल है तो दूसरी भाषाओं की भी किताबें आती हैं बहुत सारी। तो ये क्या मैम, ये जनवरी में होने वाली है? दिसंबर, फरवरी में। इस साल पहले जनवरी में हो रहा था, बहुत ठंड होती है उस समय दिल्ली में। इस बार फरवरी में होगा। तो आप अवेलेबल रहोगे वहाँ पे एज एन अपना? मेरे तो सोचना पड़ेगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ऐसा है, वहाँ बहुत चलना पड़ता है। और जब बुक फेयर में जाते तो आप बैठते तो जाते नहीं, आप तो घूमोगे, स्टॉल में जाओगे, किताबें देखोगे, इस हॉल में जाओगे, उस हॉल में जाओगे, वहाँ मंच पर कुछ चल रहा है वहाँ जाओगे, आपको भी शायद मंच पर जाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और अभी जैसी मेरी शारीरिक हालत है तो वो संभव नहीं है शायद इस साल। मैं हालांकि 2008 से मैं बराबर जा रही थी, और ऐसा होता था कि अक्सर मेरी किताबें भी आती थी। तो 2019 में 2019 में मैं गई थी, मेरी 2 किताबें भी आई, लोकार्पण भी वहाँ हुआ था, और खूब घूम घाम के लौट आए। उसके बाद फिर हो गया, तो वो तो सब कुछ ठप हो गया। ऐसा है, देखती हूँ, मन तो बहुत है जाने का।
सो मैम अभी आपकी जो रिसेंट बुक आई है लाइक सत्यजीत राय का पूर्ण संसार। उसी पे मैम आपको लाइक कैसे मोटिवेट हुआ कि लाइक आपको अभी इस पे लाइक करना है? हाँ, सत्यजीत राय वाली तो ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में आया कि इनकी सेंटेनरी आ रही, शताब्दी वर्ष। तो सोचा क्यों ये किताब निकाले, क्योंकि हिंदी में कुछ था नहीं था। ये वही वाली बुक तो नहीं है जो 2019 पे किए थे, ये दूसरी है ना? 2019 में मैंने कंप्लीट करके मैन्युस्क्रिप्ट दे दी उनको कि बुक जब उनकी सेंटेनरी होगी तो किताब आ जाएगी, ये सोच कर। लेकिन कोरोना हो गया, फिर कोरोना वगैरह हो गया तो फिर आप मतलब थोड़ा होल्ड पे कर दिए कि प्रॉपर टाइप से खुल जाए तो पूरा शहर उसके बाद। उसके चलते थोड़ा लेट हो गया, लेकिन किताब हिंदी में इस तरह की सत्यजीत राय पर नहीं है। तो हिंदी में बहुत कम काम होता है, फिल्मों पर कुछ लिख देते हैं लोग, लेकिन अच्छी किताबें सिनेमा पर हिंदी में नहीं। और बाहर की फिल्मों पर तो शायद ही है, बहुत कम लोग लिखते हैं। 2 या 3 राइटर हैं हिंदी में जो लोग विश्व सिनेमा पर बात करते हैं। तो सत्यजीत रे पे आपने लाइक बहुत पहले से प्लान कर रहे थे, मतलब सब चीज अरेंज करके फिर कंप्लीट कर फिल्में तो बहुत पहले से उनकी देखी थी, फिर जो बची हुई थी वो भी देख ली। अच्छा, जब भी आप काम करते हैं तो एक बार फिल्म देख से काम नहीं चलता है। आपको फिल्म असल में अच्छा काम करना तो 3 बार देखनी। पहली बार आप कहानी के लिए देख लेते हैं, क्या वो मन में रहते हैं भाई क्या होने वाला है, क्या होने, तो आप फिल्म देख लेते हैं, बस देख लेते हैं। दूसरी बार में आप उस पर नोट्स बनाते हुए देखते हैं, रुक रुक के देखते हैं। तीसरी बार जरूरत पड़ती है जब आप लिख रहे हैं और किसी सीन को विस्तार में आपको लिखना है, तो नेचुरली उस चीज को फिर से उस हिस्से को, पूरी फिल्म आप नहीं देखते तीसरी बार, उस हिस्से को आप विस्तार से देखते हैं। कैसे डिसाइड करते हैं मैम, मतलब वो कि मुझे ये आप जब नोट्स बनाते हैं तो आप कोई तो एंगल लेते हैं कि इस एंगल पर काम करना है आपको, तो उसी एंगल पर आप नोट कोई एक मतलब एग्जांपल से अगर आप। अच्छा, जैसे मेरी विश्व सिनेमा में स्त्रियों पर जो आधारित फिल्में हैं, वो भी मेरी किताब बहुत लोगों को पसंद भी आई है। तो साहित्य, स्त्री और विश्व सिनेमा इसका नाम है। मतलब लिटरेचर, वुमेन एंड सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा। तो उसमें जो भी फिल्म मैंने देखी स्त्री के एंगल से देखी। उस फिल्म में बहुत सारे और एंगल हो सकते थे, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि स्त्री के एंगल से मुझको लिखना है। तो उसी हिस्से पे नोट्स बनाए, उसी हिस्से को ध्यान से देखा। कहानी तो जान ही ली, लेकिन क्या डायरेक्टर स्त्री की दृष्टि से क्या दिखाना चाह रहा है, उस एंगल को रखा। तो लिखते टाइम कोई ना कोई एंगल तो लेते ही हैं। जैसे राजी वाले में मैंने ये यहूदियों ने प्रतिरोध किया नहीं किया, उनके ऊपर कंसंट्रेशन कैंप में क्या क्या हुआ, इन सब अलग अलग एंगल्स को रखा। मतलब फीमेल को ही फीमेल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हो? नहीं, यात्रा शिविर वाली फिल्म फीमेल पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये मैं दो अलग अलग किताबों की बात। अच्छा, ये दूसरी किताब है। एक हिटलर वाली जो किताब है उसमें मैंने कई एंगल्स को रखा है। एक एंगल जैसे रखा कि यहूदियों ने प्रतिवाद किया था या यहूदी चुपचाप चले गए कंसंट्रेशन कैंप में, तो उस एंगल को लेकर के फिल्मों को देखा। कुछ फिल्में हैं उस एंगल, तो उस तरह से देखा। कुछ में देखा कि कुछ लोग चाहते थे कि हम यहूदी नहीं हैं, लेकिन यहूदियों की हम रक्षा करेंगे, उनका हम साथ देंगे। तो वो लोग किस मानसिकता से काम कर रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा था, उस एंगल से फिल्म को देखा। अभी जो मैं जियोरी में मैं कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जियोरी में रह चुकी हूँ। तो अभी इसी महीने की बात है, एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था, मुंबई स्टूडेंट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसकी जियोरी में मैं थी। एक आसाम से लेडी थी और एक रोमानिया से लेडी थी। हम लोग 3 जियोरी मेंबर थे। तो उसमें जिस फिल्म को हम लोगों ने सेलेक्ट किया वो फिल्म है समर 2043। बाई चांस वो भी नाजी यातना के समय की फिल्म है। हालांकि उसमें कंसंट्रेशन कैंप नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। उसमें कैसे एक पॉलिश वुमन जो यहूदी नहीं है, वो लोग क्रिश्चियन है,
वो लोग एक यहूदी स्त्री की सहायता करते हैं, उसकी जान बचाते हैं, उसको छिपा के अपने घर में रखते हैं, उस पर फिल्म। तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उस एंगल से फिल्म देखिए। तो आप एंगल तय करते हैं लिखने के लिए और उसी हिसाब से फिर फिल्म देखते हैं। तो मैम जब आप जूरी करते हो तो आपको उस टाइम चांस मिलता है लाइक आप 1 से 3 बार 5 बार मूवी देखो? हाँ, हम लोगों के पास उन फिल्मों के पासवर्ड और लिंक आते हैं, जो फिल्में फेस्टिवल के लिए एक्सेप्ट की जाती हैं। तो जो फिल्म डायरेक्टर होता है वो जूरी मेंबर्स को लिंक और पासवर्ड देता है, और आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ है। तो मुझे जाना भी नहीं पड़ा, हालांकि यहीं से मैंने सब कुछ किया। तो आप जितनी बार चाहिए फिल्म देखिए, लेकिन वो इस पीरियड के लिए होता है। वो फिल्में, वो पासवर्ड सब एक खास समय के लिए, जब तक आपको निर्णय देना है उसके लिए रखा है। अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास तो, लेकिन फिर आप कहाँ देखने जाते नहीं मैम, क्योंकि एज एन जूरी मेंबर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स में क्या होते हैं कि एक जूरी नहीं रहते ना, बहुत सारे जूरी, मतलब नहीं तो अलग अलग है। हाँ, उसमें भी मैंने काम किया। जैसे मैंने स्टूडेंट, इसमें तो एक खास फिल्म फेस्टिवल ही था स्टूडेंट्स के फिल्म पर, इंटरनेशनल फिल्में आई थी स्टूडेंट्स, लेकिन एक और फिल्म में मैं थी तो उसमें कई जूरी बनी थी। उसमें देवरू फिल्म वालों की जूरी थी, जिन्होंने पहली बार फिल्म बनाई, उनकी जूरी में मैं थी। फिर एक और उसी में था, फीमेल डायरेक्टर्स की जूरी थी, तो उसकी जूरी अलग थी, उन लोगों ने उस तरह की फिल्में देखी। तो मैम उस पे लाइक मूवीज तो आपको बहुत सारे मिलती होगी ना, मतलब सबमिशंस तो बहुत सारे सबमिशन आते हैं, लेकिन वो लोग लिमिट तो रखते हैं ना, ट्रेलर बहुत देखनी पड़ती है इसमें। वही मैं बोल रहा हूँ मैम कि आप मतलब इतने को देखते हो, एंड एक बार में तो आप नॉर्मल देख रहे हो कि अच्छी कौन लग रही है, फिर आप उस पर नोट्स किए एंड और फिर जो अच्छे लगे उसको दोबारा भी देखते हैं। वही बोल रहे हो, क्योंकि आपको तो बल्क में मूवीज मिलती होंगी ना, ऐसा 1-2 नहीं है तो इस फेस्टिवल। बार तो खैर 13 थी, खाली 13 फिल्में थी, लेकिन कई बार जाते फिल्म। वही बोल रहा हूँ मैं, मतलब ज्यादा फिल्में रहेंगे तो वो जूरीज का क्या हाल होता होगा कि लाइक उनको इतना क्रिटिकली देखना पड़ता है। में क्या होता है, फिर टसल भी चलता है कई बार। वो हमारी जो नंबर 1 में फिल्म है, आपकी कैसे नंबर 2 में वो चलता है, फिर कंसेंट कर लेते हैं और मतलब ये तीनों का रिजल्ट तो देते ही हैं। इस बार लेकिन बहुत अच्छा हुआ, बाई चांस तीनों अलग अलग दुनिया में बैठे हुए थे, एक आसाम में, एक रोमानिया में और एक मैं था, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट बाई चांस सेम था। क्योंकि नहीं, कारण ये है कि इस बार जो फिल्में आई इंडियन स्टूडेंट्स की भी फिल्में थी, और रोमानिया की थी, पोलैंड की थी, इधर की थी, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स की फिल्म आपको पहली बार में पता चल जाएगा कुछ है नहीं इसमें, तो उसमें तो आपको दिमाग नहीं खपाना है। ऐसे क्यों बोल रहे हो मैम? जो हमारे पास आई है फिल्म, मैंने कही कि इंडियन स्टूडेंट खराब फिल्म बनाते हैं। जो 13 फिल्में हमारे मतलब पास इस बार जो आई है, हाँ, इस बार जो 13 फिल्में हमारे पास थी, जो एंट्री हुई थी, उसमें इंडियन स्टूडेंट की फिल्में ज्यादा थी और उसमें अच्छी फिल्में कम थी। बनिस्बत आप कंपैरिजन में तो करेंगे ना, जब आप जूरी में हैं तो जो फिल्में आई उसी में तो तुलना करेंगे। बनिस्बत जो पोलैंड से फिल्में आई, हमारी दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पोलैंड की फिल्में। तो यहाँ भी मैंने कहीं खराब बंदी की जो एंट्री हुई, जिन लोगों ने सबमिशन किया, उसमें मैं बात कर, ऐसा होता है। तो आप जब ऐसे जूरी पे किए हो, मतलब मान लो कि जैसे पोलैंड का एंड लाइक इंडिया का या अपार्ट फ्रॉम कोई भी वर्ल्ड का हो, तो वो जब स्टूडेंट फिल्म बनाते हैं तो वो उनके पास तो मतलब बड़े कैमरा और वैसे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, तो क्या एज एन जूरी मेंबर आप लोग क्या उस टाइम पे ये भी चेक करते उस पे नहीं, हम फिल्म की क्वालिटी पर जाते हैं, कंटेंट की क्वालिटी, और हाँ जरूर टेक्निकल पार्ट भी देखते हैं, जरूर देखते हैं। तो उस पर मतलब मान लो कि स्टोरी बहुत क्लिक की आपको एंड प्रेजेंटेशन भी आपको अच्छा लगा, टेक्निकली उतना नहीं था क्योंकि उनके पास, और ये स्टूडेंट की बात है ना, तो हम लोग जानते हैं कि उनके पास तो बजट होता नहीं, लेकिन मैं तो और जूनियर रही हूँ जहाँ पर अच्छा खासा बजट रहता है। तो तरह का एक्सपीरियंस होता है। हाँ वही तो हम वही, लेकिन उससे फायदा होता है कि आप कुछ बहुत बेहतरीन फिल्में देख लेते हैं जो वैसे नहीं मिलेंगी आपको। हाँ क्योंकि ये तो कई बार ओटीटी पे भी नहीं आती है, हॉल में भी नहीं आती है, ये बस रह जाती हैं वैसी किताबें। ठीक है,
तो मैम मैं अगले सवाल मतलब आपसे यही है कि लाइक जैसे आप फिल्म क्रिटिक्स कर रहे थे, आप नोवेलिस्ट के ऊपर क्रिटिक्स कर रहे थे, तो आपको ऐसा मतलब क्या हुआ कि आप एज एन ऑथर इंट्रोड्यूस खुद को करने लगे, कि मतलब आपको लगा कि मुझे इसके ऊपर इन मतलब क्रिटिक्स कर रही हूँ, मुझे बुक भी लिखना चाहिए, ये कैसे हुआ? और ये आप ये क्रिटिक्स वाले और ये ऑथर वाले आप एक दूसरे को मतलब कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हो दोनों को? ऐसा है कि मेरी जो पहली किताब आई वो नोबेल पुरस्कृत साहित्यकारों पर है। ओके। तो मैंने कुछ आर्टिकल लिखे थे उनके भाषण पढ़ के और उनका काम पढ़ के एनालाइज करके, जो मैगजीन में निकला। तो मैगजीन में निकला और मैं बस लिख दिया, खत्म। सोचा भी नहीं था कभी कुछ आगे किताब की बात। लेकिन एक सुबह मेरे पास बॉम्बे से एक फोन है, उन दिनों बॉम्बे था, मुंबई नहीं था। तो वहाँ से फोन है कि मैं एक पब्लिशर हूँ, मैंने आपके आर्टिकल्स पढ़े हैं, क्या आप हमारे लिए किताब लिखेंगी? तो मैंने कहा कि हाँ, कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि उस समय तक किताब की बात मैंने सोची नहीं थी। तो मैंने बताया कि मैं तो आजकल काम कर रही हूँ जो नोबेल पुरस्कार के समय साहित्यकार जो भाषण देता है उसको नोबेल भाषण कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने नोबेल भाषण इकट्ठे किए, उनको स्टडी कर रही हूँ और जिनके भाषण हैं उनके काम को भी देख रही हूँ। तो बोले बस आप इसी पे किताब लिखिए। मतलब उन्होंने कोई टॉपिक नहीं दिया, आपने खुद टॉपिक उनको दे दिए? उन्होंने मेरा आर्टिकल पढ़ा था ना, तो उसी विषय का आर्टिकल था। अच्छा, नोबेल पर्सन्स के ऊपर ही थे। ओके। तो फिर मैं लग गई उसके ऊपर। और हालांकि मैं लिख तो बहुत पहले से रही थी और इधर उधर छप पत्रिकाओं में या मतलब एज एन आर्टिकल या आर्टिकल वगैरह निकल रहे थे, लेकिन किताब कोई नहीं थी। तो बहुत लेट प्रकाशन मेरा शुरू हुआ। लिखना तो मैंने बहुत पहले शुरू किया। लिखना मैंने 73-74 से शुरू कर दिया था। पेपर में, मैगजीन में सब आ रहा था। लेकिन मेरी पहली किताब आई 2008 में। 2008 पहले से आप आर्टिकल्स कर रहे हो तब से, मतलब उस किताब के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और तो वो किताब मेरी 2008 में, मतलब जब आपको बॉम्बे से कॉल आया उन्होंने निकाली। हालांकि उनका प्रकाशन अनुवाद के लिए जाना जाता है, लेकिन मेरी किताब मतलब ट्रांसलेशन पे, हाँ, वो वर्ल्ड लिटरेचर का वो ट्रांसलेशन करवाते हैं। मैंने बाद में उनके लिए ट्रांसलेशन का काम भी किया। तो ये किताब मेरी आ गई। इसमें 15 नोबेल लेक्चर्स के ऊपर और उन 15 नोबेल लॉरेट्स और उनके काम पर मिला के मैंने विश्लेषण किया। क्या नाम हुआ? मेरी किताब का नाम है अपनी धरती अपना आकाश नोबेल के मंच से। नोबेल के मंच से तो लेक्चर है जो उन्होंने दिया है। और वो किताब अपने ढंग की अनोखी लोगों के अनुसार है। हिंदी में ऐसा कोई काम पहले से है नहीं। मतलब ये 2008 में मतलब पब्लिश हुआ था। 2008 में पब्लिश हुई फर्स्ट टाइम। और मैं दिल्ली गई थी। और मैं मतलब इसका पब्लिकेशन मतलब दिल्ली पे हुआ? नहीं, पब्लिकेशन तो मुंबई में उन लोग करते थे। हालांकि वो मेरठ के रहने वाले हैं। अभी तो कारोबार समेट के मेरठ से ही काम कर रहे हैं, बॉम्बे छोड़ दिया है। लेकिन बुक फेयर तो दिल्ली में लगता है। वो बड़ा वाला जो आप बोल रहे हो, वर्ल्ड बुक फेयर। वर्ल्ड बुक फेयर वो दिल्ली में लगता है। तो 2008 के बुक फेयर में इस किताब का वो स्टॉल लेते हैं बहुत बड़ा। तो उनकी और किताबें भी थी, लेकिन इस किताब का लॉन्च भी हुआ। और मेरे एक फ्रेंड थे, अब तो नहीं रहे, कोरोना में वो गुजर गए। वो वर्ल्ड लिटरेचर के जानकार थे। जब भी जरूरत मैं फोन उठा के उनसे बात कर सकती थी। तो उन्होंने वहाँ पर उसके लोकार्पण के लिए एक जगह लेनी पड़ती है, जगह लेनी प्रेजेंटेशन के लिए। हाँ, जब लोग आएंगे तो बुक फेयर चल रहा है ना, तो आप कहीं भी तो नहीं खड़े हो जा सकते हैं। स्टॉल लेना पड़ेगा आपको। हाँ, स्टॉल है। तो उन्होंने एक हॉल में 2 घंटे के लिए जगह ली और वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ पर बुक लॉन्च हुई। उन्होंने 2-4 शब्द बोले, मैं 2-4 शब्द बोले और कुछ फोटोग्राफ खींच लिए गए और बुक लॉन्च हो गई। इस समय मुझे मालूम नहीं क्या होता है। मतलब आप मतलब फर्स्ट टाइम था आपके लिए लाइक कि बुक लॉन्च, मतलब इससे पहले तो आर्टिकल्स ही कर रहे थे आप। फिर जब बुक जमशेदपुर में आई तो बुक बहुत शानदार देखने में थी। उसका जो हुआ प्रिंटिंग वगैरह थी बहुत अच्छी। तो यहाँ लोगों ने कहा आपने कितने रुपए देकर की किताब छपाई है? 2008 में। जी हाँ,
तो मैंने कहा कि मैं किताब लिखूंगी और पैसे भी दूंगी, ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, कम से कम 40-50 हजार रुपए तो आपने दिए होंगे तब किताब छपी है। मैंने कहा नहीं, मुझे मिलेंगे पैसे, रॉयल्टी मुझे मिलेगी, मेरा करार हुआ है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो पैसे तो मुझे मिलेंगे, मैंने लिखी है, मेहनत की है, मेरा काम है, कॉपीराइट है, तो मैं पैसे, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया कि मैंने बिना किताब के पैसे दिए किताब मेरी बेची। तो मैम ऐसे ऐसे होती है क्या, मतलब आप पैसे दे के प्रिंट करा पब्लिश करा अगर सकते आप दो बातें हैं, एक तो आपको लगता है कि मेरी किताब आ ही जाएगी, मुझको राइटर बनना है, किताब आनी है, और आपके पास क्वालिटी हो या नहीं हो, लेकिन आपके पास पैसे, तो आप पब्लिशर को कहते लोग ये इतने पैसे ले लो हमारी किताब छाप दो, तो खुश, उसको पैसे नहीं लगाने होंगे, तो किताब ले पैसे लेके किताब छाप देते, आपकी किताब आती है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देते हैं, आपको रॉयल्टी भी नहीं देते हैं, और किताब की 100 कॉपी आप ही को बेचनी होगी। मतलब वो सिर्फ प्रिंट करके दे रहे हैं? कुछ कुछ उनके नॉर्म्स हैं, जैसे बोलेंगे आपको 50 से 100 कॉपी खरीद लेनी होगी, या कुछ कुछ होता है, या इतनी आप लाइब्रेरी में लगवा देंगे, ऐसा कुछ वैसा भी होता है। लेकिन मेरा तो शुरू से था कि मेरा क्वालिटी काम है, मैंने मेहनत की तो पैसे तो मुझे मिलने चाहिए, हालांकि हिंदी में मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ठीक है, मैं पैसे देकर क्यों छपवाऊं, मुझे कभी नहीं देना पड़ा है। मेरी 23 की 23 किताबें पब्लिशर ने खुशी से छापी है, इन हिंदी? हिंदी, मैं हिंदी में लिखती, मैंने कहा ना खाती तो इंग्लिश का गाती हिंदी। अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है कि एक ग्रेट फिल्म या एक अच्छी फिल्म आपके नज़रिए में एक है, और वो क्या क्या क्राइटेरिया से उस फिल्म को गुजरना पड़ता है ताकि आप उसको एक अच्छी या वन ऑफ द बेस्ट के श्रेणी में डालो, या उसके कैटेगरी में आप डाल सकते हो उसको, या आप डालते हो? वैसे अच्छी फिल्म मेरी दृष्टि में वो होती है जो समाप्त होने के बाद भी, फिल्म तो समाप्त रहती है लेकिन आपके साथ काफी दिन तक रहती है, आपके अंदर वो चलती रहती है, उसके डायलॉग, उसके सीन्स आपके अंदर चलते रहते हैं, आप उससे निकल नहीं पाते। तो एक तो ये होता है कि आपके संग वो फिल्म खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती, लिंगर करती है आपके साथ वो है। दूसरे मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्म के लिए एक तो कहानी होनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा कहानी कहने का ढंग होना चाहिए। जो डायरेक्टर है उसको कहानी कहनी आनी चाहिए, वो बात है। कहानियां तो वही हैं, 4-5 ही दुनिया में, प्रेम की होगी, मृत्यु की होगी, इसकी होगी, उसकी होगी, जन्म की होगी, लेकिन आप कहते कैसे? लोग हजारों साल से कहते आ रहे हैं, रामायण में वाल्मीकि ने कह दिया, उसी को तुलसी ने अपने ढंग से कह दिया, है ना, उसी को बंगाल में दूसरे ढंग से कहा गया, केरल में रामायण आ गया दूसरे अलग ढंग से कही गई। तो कहते कैसे? कहना जो है वो आपको, दर्शक को, ऑडियंस को बांध के रखता है, वो तो आपने मतलब बता रहे हो कि कितने सारे वेरिएशंस हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू कुछ क्राइटेरिया जो आप रखते हो मूवीज़ पे, आपके नज़रिए में कि अच्छी मूवी आप इसे बोल सकते हो? मैं जब फिल्म देखती हूँ तो जो फिल्म बांधती है शुरू से, लेकिन कई फिल्म ऐसी होती है कि थोड़ी देर बाद आपको बांधती है, शुरू में नहीं बांधती लेकिन थोड़ी देर बाद बांधती है, तो फिल्म आपको बांधती है, आपको उठने नहीं देती है बीच में छोड़कर, डिस्पाइट ऑफ एनी जॉनर, मतलब हाँ, किसी भी जॉनर से नहीं। जैसे मैं बहुत मारकाट वाली फिल्में देखना पसंद नहीं करती, बहुत खून खराबा दिखाते हैं, जैसे NH-10 मैंने देखी, फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अब मेरी दृष्टि में वो फिल्म इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि उसमें टू मच वायलेंस दिखाया है, और प्रतिकार के लिए आप भी अगर वही काम करने लगते हैं तो उसका तो कहीं अंत ही नहीं होगा ना, उसका तो कहीं अंत ही नहीं हुआ। आई फन एंड आई मेक अ वर्ल्ड ब्लाइंड वाला। NH-10 बहुत अच्छी फिल्म है, मैं भी मानती हूँ बहुत अच्छी फिल्म, लेकिन मैं उसको अपने लिए अच्छी फिल्म नहीं मानती, मेरी दृष्टि में वो अच्छी फिल्म है। तो ऐसा है। हाँ। मुझे
रहस्य की फिल्में अच्छी लगती हैं। हिचकॉक खूब देखा है। हिचकॉक का पहले एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा भी था, वो खो गया। मैंने एक फ्रेंड को, वो पब्लिशर थे, उनको भेजा था कलकत्ते में, और उन्होंने घर बदला और गए। उन दिनों हाथ से लिखते थे हम लोग, और कॉपी भी नहीं रखते थे, कार्बन भी नहीं लगाती थी, तो वो पूरा खो गया। हिचकॉक की बहुत सारी फिल्में देख के उस पर लिखा था। तो मैम अब मतलब आप जैसे आप बोल रहे हो कि आपको बहुत सारी मूवी भी लगती है जो लाइक उसकी ख़त्म होने के बाद भी उसका इफ़ेक्ट आपको रहे, तो ऐसे तो बहुत सारी मूवीज़ है जिसका जो एंडिंग है वो इनकम्प्लीट रहता है। हाँ, एंडिंग खुला छोड़ देते हैं। हाँ, वही ओपन एंडिंग रहता है। तो वो सारी मूवीज़ को आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आप ये बोल रहे हो, या फिर जो मूवीज़ कंप्लीट होने के बाद? नहीं, दोनों तरह की फिल्म हो सकती है। एंडिंग ओपन है, वो भी हो सकती है, और उन्होंने कुछ सोल्यूशन दे दिया, वो कंप्लीट कर दिया, वो भी हो सकता है। नहीं, फिल्म जो आपने देखी वो आपके अंदर चलती रहती है, उसके डायलॉग, उसके सीन्स, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। बहुत दिन तक या कई घंटों तक, कई बार कई दिन तक वो आपके अंदर फिल्म चलती रहती है, और दोबारा आप देखना चाहते हैं। मैम लेकिन कभी कभी तो ऐसे भी होती है कि कोई मूवी होती है जो आपके दिमाग में बहुत लाइक इफेक्ट छोड़ देती है, लेकिन आपको लगता है कि मैं नहीं देख सकता उसको दोबारा। जैसे हॉलोकॉस्ट की फिल्म देखते टाइम, या बल्कि जब मैं वॉल्ट डिज्नी की जीवनी लिख रही थी, तो वॉल्ट डिज्नी की फिल्म में मैं अपनी बेटी के संग देखती थी। हाँ, हम लोग दोनों बैठ जाते थे, देखते थे। उसमें बॉम्बे एक फिल्म है, बैम्बी। उसमें क्या होता है, माँ जो पशु की माँ है वो मर जाती है। मेरी बेटी नहीं देख पाती थी, मम्मी रोक दो, और रोने लगती थी। तो वो फिल्म का प्रभाव है ना, फिल्म में इतनी ताकत है कि एक बच्चा भी रोने लगता है और बोलता नहीं मम्मी और नहीं देखेंगे, अभी छोड़। तो उसने कहीं रिलेट किया ना उस चीज से, कि जैसे उसकी माँ मर गई, उसको दुख हो रहा है, मेरी बच्ची को भी दुख होने लगा। ये है फिल्म की ताकत। तो ऐसी फिल्में आपको बनती, तो ये अच्छी फिल्में कही जा सकती है। तो मैम क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ ना मैम, क्योंकि मैंने लाइक द जोकर करके जो फिल्म आई थी, ठीक है, तो कुछ साल पहले, तो मैम वो मैंने हॉल पे देखा, एंड उस वक्त कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक है, बट क्या हुआ कि जब मैं लाइक घर जा रहा था, वो ट्रॉमा पता नहीं मैं एप्ट कर गया, ठीक है, वो मुझे नहीं समझ में ना म्यूज़िक का या था या इफेक्ट का, मतलब वैसा कुछ भी नहीं था जो मैंने पहले कभी मतलब देखी नहीं है। सब चीज़ें हैं, लेकिन वो पता नहीं वो उसका जो मतलब म्यूज़िक का वो इम्पैक्ट जो है ना, मतलब वो लाइक घर जाके मैं जिस अपने फ्रेंड के साथ गया था, मैं उसे फ़ोन कर, मैं उसको बोल रहा भाई कुछ अजीब सा लग रहा है यार। वो फिल्म सच में बहुत विशिष्ट है। हाँ, बहुत विशेष है। देखिए मैम, तो वो मेरे एक फ्रेंड है, इतना सुंदर लिखा है, बहुत सब प्रकाशित भी हुआ, उन्होंने मुझको भी आर्टिकल भेजा था, तो वो फिल्म गजब थी। हाँ मैम, डॉट फ्लिप्स जो करती है मैम, वो मतलब मैं समझ ही नहीं पाया कि ना मैम, वो बहुत खराब लग रहा था, पता है, अपने से मतलब फील हो रहा था कि मतलब 2-3 दिन तक वो था कि लाइक यार बहुत बुरा हो रहा है यार, ऐसे ऐसे फील हो रहा था, लाइक फुल मूवी पे, लाइक मूवी पे नहीं हुआ, मतलब वो फील नहीं हुआ मूवी पे, लाइक ठीक है ऑकन फ्लिक्स ने अच्छा काम किया है, वो सब ठीक है, ये है फिल्म का प्रॉब्लम। तो वो मैम वो ये जैसे जब हिटलर वाली फिल्में मैं देख रही थी, कई बार इतना ज्यादा अत्याचार से दिखाते हैं, रोक देनी पड़ती थी मुश्किल। और आजकल तो सुविधा है, हम लोग कंप्यूटर पे देखते हैं तो रोक लेते थे, हॉल में देखते हैं तो नहीं रोक सकते। तो कई फिल्में मैं एक बार एक सांस में नहीं देख पाई, एकदम रोक देनी पड़ती थी मुझको, और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। फिर इसके बाद फिर स्थिर होके, फिर क्योंकि लिखना ही है तो फिर से लिखती थी। तो फिल्म का प्रभाव तो बहुत होता है। वही है कि हिटलर के एक ही कृत्य पर कि किस तरीके से उसने कंसंट्रेशन कैंप में ले आकर के लोगों को गैस चैम्बर में डाल के मार दिया, लेकिन उस पर जो कई फिल्में बनी हैं, फिल्में बनी है कहीं कहीं पे, मतलब उसको एज एन ग्लिम्स भी यूज करते हैं कि लाइक गैस चैम्बर पे वो करने का। तो वो जो गैस चैम्बर में डाल देते हैं, उस सीन पर भी कई फिल्में, मतलब कई फिल्मों में वो सीन आया है। लेकिन कुछ फिल्में आप देख जाते हैं कुछ नहीं होता, और कुछ फिल्में देखते हैं तो आप देख नहीं सकते।
एक फिल्म है बॉयज इन द स्ट्राइप पजामा, ओके, बॉयज इन द स्ट्रिप पजामा मूवी उसी पर है। उसमें देखेंगे तो आपको एकदम कचोट लगेगी कि ऐसा होता है, क्यों हुआ, उन बच्चों का क्या दोष था, है ना? तो ये फिल्म का प्रभाव है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। अच्छी फिल्म है। मैं तो मतलब आप वो बोल रहे हो कि मतलब जो इस तरह की इफेक्ट्स जो भी चीज़ मतलब करते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू यू एज एन फिल्म क्रिटिक्स को लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा जैसे एक अच्छा हिंदी फिल्म है मधुमती, ओके, मैंने बहुत बार देखी, हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, हाँ, उसके सिनेमाटोग्राफर का मैं आज एक आर्टिकल लिख रही हूँ। ओके, हाँ, दिलीप गुप्ते ने उसका फोटोग्राफी किया, उन्हें तो फोटोग्राफर ही कहते थे, फोटोग्राफी की है, और उनके ऊपर मैं एक आर्टिकल अभी लिख रही हूँ। मैम क्योंकि अभी तो बहुत सारे लाइक ऐसे मूवीज़ पूरे वर्ल्ड ओवर हो गया और OTTs के बाद तो और भी बल्क ऑफ मूवीज़ हो गए, तो आप कैसे डिसाइड करते हो लाइक अभी के टाइम पे कि आपको कौन सी मूवी देखनी है? और आपको इसके साथ ये भी बताइएगा कि लाइक आपको इन्फॉर्मेशन कैसे आपको होता है कि ये वाली मूवीज़ आप देखिए और आप खुद भी चयन करते हो, लाइक चूज़ करते हो कि मुझे अभी ये सारी मूवीज़ देखनी है, और अभी क्या नई मूवी आ रही है या मूवमेंट्स क्या चल रहा है अभी उसके बारे में? नई मूवी की तो आजकल बहुत आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि चारों तरफ की और खबर पाना तो आजकल कोई दिक्कत है नहीं। आपके पास बहुत सारे मीडियम हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको तुरंत खबर मिलती है कि ये रिलीज हुई, ये हुआ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो हम लोग बात करते रहते हैं कौन सी फिल्म अच्छी है, किसको अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग में, मतलब मार्केटिंग के अलावा भी मतलब ऐसे बहुत सारे मूवीज़ आ गई है, लेकिन जो बहुत ही स्टोरी वाइज बहुत ही प्रेजेंटेशन या बहुत सारे रहती है, वो जो OTTs में भी आ रही हैं और लाइक वर्ल्ड सिनेमा में भी आ रहे हैं, जो शायद फेस्टिवल्स में भी नहीं करते हैं लेकिन वो करते हैं, और वो लाइक हॉल पे भी रिलीज़ नहीं मिलता उन्होंने, वो OTT पे करते हैं। तो आप ऐसे इन्फॉर्म्ड कैसे रहते हो कि मतलब ऐसी कोई मूवी है और आप चूज़ कैसे करते हो कि ठीक है, क्योंकि आपको मान लीजिए आपको लाइक लिस्ट नंबर ऑफ पर्सन आपको लिस्ट ऑफ मूवीज़ बता दिए, तो आप उसको चूज़ कैसे करते हो कि हाँ जी मुझे अभी ये देखनी है, ये देखनी है, ऐसे करके? बहुत तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। देखना, एक तो मैंने बताया मैं प्रोजेक्ट लेके काम करती हूँ, तो मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड फिल्म है तो मैं जरूर देखूंगी, ओके, वो एक कर लेते हैं। फिर कुछ फ्रेंड्स बताते हैं कि ये बहुत अच्छी फिल्म है, और मैं इंग्लिश मीडियम से तो पूरी दुनिया की फिल्में देखती हूँ, रशियन फिल्म हो, जापानीज फिल्म हो, चाइनीज फिल्म हो, देखती हूँ। मैं मलयालम फिल्म देखती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड मलयाली है। तो अगर उसका इंग्लिश सबटाइटल्स है तो अकेले बैठ के देख लेती हूँ, और जिसका अच्छी फिल्म है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स नहीं है, मलयालम में बहुत अच्छी फिल्म बनती है, तो मैं हस्बैंड के संग बैठ के देखती हूँ और वो पूरा ट्रांसलेट करती हूँ लाइव सबटाइटल्स वो चलता है। और बांग्ला फिल्में देखती हूँ, लेकिन बांग्ला फिल्में जिनका इंग्लिश सबटाइटल्स वो देखती हूँ, और अभी देखते देखते आदत हो गई, और जमशेदपुर के कारण बांग्ला फिल्म अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बांग्ला भी पकड़ में आती है, हालांकि न्यूएंसेस नहीं पकड़ में आती, बारीकियां भाषा की छूट जाती हैं, डायलॉग की। हाँ वो एक दो वर्ड ही रहता है, लेकिन मैम मतलब बंगाली में नॉर्मल हिंदी जैसे ही यार कुछ खाली वर्ड आपको जो लगे, लेकिन कुछ चीजें तो आपके उससे छूट जाती है अगर इंग्लिश सबटाइटल अच्छा, जो इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं वो भी कहाँ जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ वो तो ओरिजिनल जो डायलॉग होता है उसका हम लोग ट्रांसलेशन देते हैं ना, और ट्रांसलेशन में कभी भी पूरा नहीं एसेंस आ सकता। मैं खुद बहुत अच्छी ट्रांसलेशन करती हूँ, ऐसा लोगों ने बताया है, मेरी ट्रांसलेशन की किताबें भी हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ट्रांसलेशन में आप ओरिजिनल का पूरा एसेंस नहीं ला सकते, वो तो कुछ छूट जाता है। तो मैं बांग्ला फिल्म देखती हूँ, मलयालम फिल्म देखती हूँ, और हिंदी तो खैर देखती हूँ, और इंग्लिश के माध्यम से पूरी वर्ल्ड सिनेमा को आप लाइक एक्सप्लोर कर रहे हो। हम अभी लाइक क्योंकि अभी सोशल मीडिया इतने बूस्ट हो गया है, सोशल मीडिया के आने के बाद किस तरह से आपको लग रहा है कि चेंजेस हो रही हैं या होनी बाकी है? अभी आपको लगता है कि कहीं पे गैप है, ऐसा कुछ? आपने कैसे पता लगता है? मैं फिल्म क्रिटिक सर्किल ऑफ इंडिया की मेंबर हूँ। ओके, ऐसा कोई मतलब मतलब इंडिया वाइज है, फुल इंडिया में? इंडिया में क्रिटिक की एक संस्था है, ओके, फिल्म क्रिटिक सर्किल ऑफ इंडिया उसका नाम है, ओके, वो है, और स्क्रीन राइटर सर्किल भी है, तो मैं दोनों की तो वहाँ से भी बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिलती रहती हैं। OTT आने से
फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। हम्म ओटीटी पर मैं बहुत कम फिल्में देखती हूँ। मैं खास तौर से जो नेटफ्लिक्स की जो फिल्में हो तो मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उनकी भाषा मुझे पसंद नहीं आती है। ओके बहुत ज्यादा गालियों का प्रयोग करते हैं और अननेसेसरी सेक्स भी वो लोग दिखाते हैं। जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी वो दिखाएंगे। इस कारण से मैं अवॉइड करती हूँ ओटीटी पर फिल्म देखना, अनलेस कोई बहुत अच्छी फिल्म उस पर हो जिसके बारे में जाना हो तो मैं जरूर देखती हूँ। नेटफ्लिक्स का मेरे पास सुविधा है तो उसमें मैं कभी कदा देखती हूँ। और बाकी जो प्लेटफॉर्म मैं उन पर नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। हॉल में जाकर के देखती हूँ, कभी कभी देखती हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन ज्यादा तो मेरे पास कंप्यूटर पर भी जखीरा है फिल्मों का। एक समय जब टॉरेंस हुआ था तब हमने खूब निकाली है। फिर हमारे पास बहुत सारे कैसेट्स में फिल्म तो खराब हो गई, कैसेट वाली फिल्म पूरी खराब हो गई। सीडी हमारे पास करीब 1000 सीडी थी एक जमाने में, वो भी अब सब बेकार हो गई, खराब हो गई है। क्योंकि उनका उपयोग नहीं करो खराब हो जाती है। और आजकल तो कंप्यूटर में सीडी ड्राइव होता ही नहीं है। अभी तो डीवीडी वगैरह बंद ही हो गया है। तो अभी कंप्यूटर में भी मेरे पास बहुत फिल्में हैं, तो इसी तरह बस देखती हूँ। ये ओटीटी पे आप मतलब मेरा क्वेश्चन था लाइक ओटीटी आने के बाद फिल्म क्रिटिक्स के ऊपर लाइक क्योंकि इतने डाइवर्सिटी एंड इतने सारी चीज़ हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि उस पर लाइक ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं हो रही है या हो रही है? होनी नहीं चाहिए, आप रोक नहीं सकते चीज़ों को। कैसे रोकेंगे आप? रोकनी नहीं मैं क्यों रोकेंगे? कि मतलब आप देख रहे हो कैसे ग्रो कर रहा है, तो और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए लाइक पॉजिटिव वे में, और क्या होना चाहिए, और क्या आप चीज़ मतलब देख रहे हो कि ये हो रही है तो आपको लाइक अच्छा भी लग रहा है ऐसा? हाँ, फिल्में बन रही हैं, जो फिल्में कहीं और नहीं रिलीज हो पाती, हॉल नहीं जा पाती हैं, वो भी आप रिलीज कर सकते हैं। डिब्बे में बंद रहने की जरूरत, डिब्बा तो अब नहीं रह गया है, रिलीज तो नहीं होती है, लेकिन आपकी फिल्म रिलीज नहीं हुई ये समस्या अब नहीं रह गई है, आप रिलीज कर सकते, ये एक अच्छी बात है। कोई भी अपनी फिल्म कहीं भी दिखा सकता। हाँ, और मैम सोशल मीडिया का भी मतलब जो इसमें जिस तरह से अभी बूम हुआ है सोशल मीडिया का, ठीक है, तो एज एन फिल्म क्रिटिक्स वो भी तो डेवलप किया है, मतलब पहले अब पेपर पे एंड लाइक सब उसी पे था, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आप लोग एक सोशल मीडिया पे भी बहुत जन बाय ब्लॉगिंग हो गया, बाय वॉल पोस्ट हो गया या उस पर करता है, तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब कितने चेंजेस आए हैं? और क्योंकि आपने जब शुरू किया था तभी तो इतने नहीं थे सोशल मीडिया, तब तो सोशल मीडिया ही नहीं था, और अभी आने के बाद जो चीज़ें हुई है, फोन भी हमारे पास वो डब्बे वाला, बटन वाला, हाँ लैंडलाइन वाला है। अच्छा, मेरे पास जो फोन आया था मुंबई से वो लैंडलाइन पर ही आया था। तो अभी बहुत हो गया, ये मुझे अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव चेंज है ये, और डेवलपमेंट तो होना ही है, होगा ही, और आगे और भी होगा। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग फिल्म बना रहे हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जब कहीं भी रिलीज कर सकते तो कैसी भी फिल्म बना रहे, वो नहीं करना चाहिए। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ सेंसरशिप होनी चाहिए। बाहर से थोपा हुआ सेंसरशिप हो वो कोई बहुत मायने नहीं रखता, बल्कि अगर मेरे ऊपर बाहर से कोई नियम लाया जाता है मैं उसको तोड़ना चाहती हूँ। लेकिन मैंने जैसे अपना उदाहरण लूंगी, मैंने अपने जीवन में डिसिप्लिन अपने आप कायम किया, मैं उसी डिसिप्लिन में काम करती हूँ, क्योंकि कहीं तो आपके लिए डिसिप्लिन जरूरी है लाइफ में। जब आप काम कर रहे हैं, आप फिल्म बना रहे हैं तो पब्लिक के लिए बना रहे हैं, तो पब्लिक के प्रति आपकी जवाबदेही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनानी चाहिए, वो नहीं कर रहे। और वो लोग भूल जा रहे हैं और कुछ भी बना के दे रहे हैं, वो नहीं। और हमारा सेंसरशिप भी पता नहीं कैसे काम करता है, मुझे नहीं समझ में आता है। कई फिल्में जिन्हें रिलीज नहीं होनी चाहिए वो रिलीज हो जाती हैं, कई फिल्में जिन्हें रिलीज होनी चाहिए वो सेंसरशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिलता उनको। तो सेंसरशिप बाहर से क्यों आए, सेंसरशिप आपके अंदर से आनी चाहिए। व्यूअर के अंदर भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक सेंसरशिप होनी चाहिए कि
क्या नहीं देखना है, कब देखना है, ये एक डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। और सोशल मीडिया तो अच्छी चीज है, जरूर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए। नहीं, क्योंकि मतलब सोशल मीडिया पे क्या है, क्योंकि लाइक कुछ भी लिखना भी नहीं होता है, वो भी नहीं होता है, क्योंकि मैम ये इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ना लाइक क्या होता है कि अभी लाइक सोशल मीडिया पे ऐसा हो गया कि लाइक वो भड़ास निकालने के लोग करते हैं कि ही डिडंट लाइक द मूवी तो मैं लिख दूंगा उसको। नहीं, हिट के चक्कर में आप पाएंगे तो एक दिन आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। नहीं, मेकर का नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा जो सोशल मीडिया में लिखते हैं उनकी बात कर रही हूँ। हिट तो आप को 2-3 कारण से मिलते हैं, या तो आप सेलिब्रिटी हो, या आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो, आपके फॉलोअर्स हो। हिट इन द सेंस किस लिए, किस जो लाइक बटन होता है ना, मुझे 500 लाइक मिल गए, है ना, तो वो तो आपको एक फॉल्स फीलिंग देता है। ये जो हिट खास करके फेसबुक पर है या और इंस्टाग्राम वगैरह, वो फॉल्स फीलिंग है, क्योंकि उससे तय नहीं हो सकता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं कि खराब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है, ये मेरे अपने विचार हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ। और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गुटबाजी है, बहुत ज्यादा गुटबाजी है। मेरे गुट के लोग हैं तो मैं उनको चढ़ाऊं, और मेरे गुट के लोग नहीं तो उनको गिरा दूं, ट्रोलिंग चलती है। तो वो सब मुझे लगता है एथिक्स के खिलाफ। एथिक्स होना चाहिए ना, कुछ जो आप काम करते हैं, कुछ जो भी बात है उसको तर्क से रखिए, उस पर तर्क कीजिए, ना कि गाली गलौज होता रहिए, ट्रोलिंग शुरू कीजिए। वो सब वही एथिक की बात है, और वो सेल्फ से ही आएगा, बाहर से रूल लाने से नहीं आने वाला। क्योंकि बाहर से आप कानून लाए, कानून की तोड़ तो आदमी तुरंत निकाल लेता है। इतने साल लाइक आपने फिल्म क्रिटिक्स एंड राइटिंग किया है, उसमें से आप कोई एक मेमोरेबल मोमेंट बताइएगा अपने लाइफ का, जो जिस पे लाइक आपको लगा कि ये आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, या ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, या लाइक थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसे कोई मेमोरेबल मोमेंट आप कुछ बताओ। चूंकि मैं अकेले बैठ करके पढ़ना लिखना करती हूँ, इसलिए ऐसे दूसरों से तो मेरा कोई इंटरेक्शन ज्यादा होता नहीं। फोन पर हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं, लेकिन वैसे तो कुछ नहीं। एक बात मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी किताबें मैं लिख पाऊँ। तो इतनी किताबें आ गई हैं, और जो किताबें मैंने लिखी हैं, हर एक किताब लिखने प्रकाशित होने का लगता है अरे इसमें ये थोड़ा और कर सकती थी, इसमें ये थोड़ा घटा सकती थी या थोड़ा जोड़ सकती थी, हमेशा ये बात लगती है। तो तब तो जो सेकेंड एडिशन है, 2-3 किताबों के सेकेंड एडिशन भी आए हैं, तो मैंने करेक्शन किया भी है उन चीजों का। तो ये लगता है कि जब प्रकाशित होने तब लगता है अरे ये रह गया, या ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं, ऐसे होना, ये हमेशा रहता है, हर किताब के साथ रहता है। तो ये मेरे बहुत अलग सा अनुभव रहता है। वो हर एक अभी भी, मतलब अभी भी इतने दिन इतने बुक्स का इतने आर्टिकल हर लिखने के किताब बाद अलग होती है, हर किताब अलग होती है, विषय अलग होता है, ट्रीटमेंट अलग होता है। तो हर किताब प्रकाशित होने जब हाथ में लेके देखती हूँ खुशी तो होती है, लेकिन जब देखती हूँ तो लगता है अरे थोड़ा सा ये और होना था। तो मैम इसी से मैम वो इसी को लेते हुए बोला, आपने वॉल्ट डिज्नी के ऊपर भी जो बुक लिखी है, तो उस पे भी क्या आपको ऐसे ही था कि मतलब यार इसमें कुछ थोड़ा सा और आता यार, उसको आपने कैसे मतलब शुरू किया, आपको क्या लगा कि वॉल्ट डिज्नी पे करना चाहिए? उससे बड़ी तो लंबी कहानी है। वो सिनेमा है, लेकिन आप तो लाइक तो थोड़ा एनिमेशंस पे है पूरा, वो बिल्कुल अलग काम है मेरा। और हिंदी में तो वॉल्ट डिज्नी पे कोई किताब है नहीं, ये मैं दावे के संग कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कैटलॉग आता रहता है किताबों का, देखा मैंने, और उसको कुछ लोग प्रयोग भी कर रहे हैं अपने पीएचडी के लिए। मेरी किताबें स्कॉलर्स को भी यूज करते हैं, मतलब स्कूल कॉलेज में जो लोग पीएचडी करते हैं वो मेरी किताबों का उपयोग करते हैं ज्यादातर। मतलब वो एज एन एजुकेशन वाइज पढ़ाई करते हैं? नहीं, जैसे नहीं, मेरी किताबों का वो रेफरेंस देते हैं अपने पीएचडी में। ओके।
जो पीएचडी कर रहा है फिल्म पर या एनिमेशन पर, हम्म, तो वो किताब जरूर मेरी किताबों का उपयोग करते हैं। हम्म, तो ये भी प्रपोजल मेरे पास आया था कि आप इस पर लिखना चाहेंगी। मेरे एक फ्रेंड की ओर से प्रपोजल आया था और उन्होंने एक पब्लिशर से बात कर ली थी, बहुत अच्छे हिंदी के टॉप पब्लिशर वाणी प्रकाशन से बात कर ली थी और थोड़ी सामग्री उन्होंने भेजी, थोड़ी मैंने इकट्ठी की, खूब स्टडी किया, नोट्स बना लिए, सब कुछ कर दिया। उसके बाद जने वो फ्रेंड कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला और लिंकेज में हमारा टूट गया फिर उनसे। फिर आजकल फिर जुड़ गए हैं। बीच में उन दिनों तो बहुत ये मोबाइल फोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो मैंने किताब तैयार कर ली और मैंने स्क्रिप्ट उनको भेज दी। उसके बाद से हमारा संपर्क टूट गया। फिर पब्लिशर से मैंने डायरेक्ट, मेरी तो पहले डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, फिर मेरी डायरेक्ट बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे पास मैन्युस्क्रिप्ट आ गई है। तो मैंने कहा आ गई है तो मैं फिर से आप मुझे भेजिए और मैं फिर से देखना चाहूँगी। तो उसको मैंने, उन्होंने भेजा, उन दिनों तो सब बल्क में आता है, पोस्ट से आता है, आजकल सब कुछ कंप्यूटर से ईमेल से हो जाता है, पीडीएफ भेज दिए हो गया। तो उन दिनों तो पूरा बल्क से आता था, इधर से करेक्शन करके पूरा पोस्टेज करना पड़ता था, खर्चीला भी था और झंझट भी थी, जाओ पोस्ट ऑफिस। तो मैंने फिर से उस पर काम किया और मैंने कुछ चैप्टर भी जोड़े और वो किताब मुझे भी लगता है बहुत अच्छा काम। मुझे लगता है कि अच्छा काम, हालांकि देखूंगी तो फिर लगेगा कि और इसमें ये हो सकता है, खैर उसका तो कहीं अंत है ही नहीं, क्योंकि वाल्ट डिज्नी का काम भी इतना जारी है कि एक किताब में समेटना मुश्किल है। तो उसकी भी सामग्री मेरे पास बहुत ज्यादा है। कोई और काम करना चाहे तो ले सकता है। तो ये किताब भी आ गई बस, और हिंदी के टॉप पब्लिशर वाणी प्रकाशन से आई। पिछले साल उन्होंने इसका पेपरबैक संस्करण निकाल दिया, पहले हार्ड बाउंड निकाली थी, पेपरबैक भी आ गया। ये मैम मतलब ये लॉन्च कब हुई? साल तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इसको काफी दिन हो गए। देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। उसका पेपरबैक संस्करण इसी साल आया, 23 में आया, क्योंकि वो लोग पहले हार्ड बाउंड ही प्रकाशित करते हैं, हार्ड बाउंड किया और अभी पेपरबैक निकाला। सो मैम अभी लाइक ऑन द लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो मैम ये है कि लाइक अभी के जो क्रिटिक्स राइटर्स या जो राइट कर रहे हैं, बुक राइट कर रहे हैं, या जो क्रिटिक्स लिख रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं, जो नए यंगस्टर है या वो चाहते हैं कि वो लाइक लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं, क्या गाइडेंस या कुछ ऐसा देना चाहते हो? और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अगर वो चाहते हैं कि पब्लिश के लिए, मतलब वो लोग रखे हुए हैं, किस क्या प्रोसीजर होता है या क्या नॉर्म्स होता है, उस पर आप एक बार। लिखने के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप तब लिखिए जब आप लिखने बिना रह नहीं सकते, अंदर से प्रेशर आता है लिखना ही है, तब लिखिए। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन जब तक वो मुझे एकदम तंग नहीं कर देंगे मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं अपने अनुभव से ही कहना चाहूंगी दूसरों के लिए कि जब आप लिखे बिना रह नहीं सके तब आप लिखिए। जस्ट लिखते जाने का कोई मतलब नहीं, बस उठाया, आजकल तो पेन भी नहीं उठाना, मोबाइल उठाया लिख लिया आपने, नहीं वो मत कीजिए। पहले आइडिया को पकने दीजिए अंदर, और जब प्रेशर पड़ जाए अब पक गया है एकदम, अब लिखे बिना रहा नहीं तब लिखिए। एक तो ये, दूसरी बात है लिखने के पहले खूब पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। एक आर्टिकल लिखने के पहले भी आपको पढ़ना चाहिए। बुक की तो बात ही है, लेकिन कुछ भी लिखने से पहले खूब पढ़िए, ताकि पता चले कि उसी विषय पर भी पढ़िए, दूसरे विषयों पर भी पढ़िए कि दूसरों का क्या विचार है, दूसरे इसी विषय को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं लिखते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है लिखने का। पढ़ना बहुत जरूरी, पढ़ने से आपका विकास होता है, पढ़ने से आपको, और पढ़ के जैसे ऐसे नहीं, पढ़ के उस पर चिंतन भी कीजिए जो आपने पढ़ा है, और जब आपके अंदर चिंतन की प्रक्रिया चलती है तब जो आप लिखेंगे वो कुछ ठोस होगा। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि वो पढ़िए और लिखिए, तब
जब लिखने का अंदर से प्रेशर आता है। हम्म। और प्रकाशन की बात ऐसी है कि आजकल प्रकाशन बहुत आसान है। प्रकाशकों की लिस्ट है, प्रकाशन गृह भी बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे शहरों में भी है, दिल्ली में तो खैर है ही है, मुंबई में है। आप प्रकाशकों से संपर्क कीजिए और हर प्रकाशक का एक खास तरह की किताबें वो लोग छापते हैं। जैसे कुछ लोग एजुकेशनल किताबें छापते हैं, कुछ लोग फिल्म की छापते हैं, कुछ लोग लिटरेचर छापते हैं, कुछ लोग सिर्फ कविताएं छापते हैं। तो आप किस तरह का काम कर रहे हैं उस तरह के प्रकाशक से संपर्क कीजिए। और अगर आपके लेखन में दम है तो किताब के लिए पैसे, छपने के लिए पैसे मत दीजिए। पैसे आपको मिलने चाहिए, आपने मेहनत की है, आपने ईमानदारी से अगर लिखा है तो पैसे आपको मिलने चाहिए। हालांकि बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो भी है मिले ना, हम क्यों नहीं लिखे भी हम और पैसे भी हमें दे छपने के लिए, क्या मतलब हुआ? ये मैं कहना चाहती हूँ। मैम ये लैंग्वेज के ऊपर है क्या, मतलब राइटिंग पे सिर्फ हिंदी पे कम पेमेंट है, इंग्लिश पे ज़्यादा पेमेंट, ऐसा कुछ है क्या? हिंदी में पेमेंट नहीं है, बहुत कम है। मैगजीन्स में नहीं देती हैं, बहुत कम मैगजीन्स पैसे देती हैं। और ये है कि नाम के लिए एक तो कुछ मैगजीन्स पैसे देती नहीं है, कुछ मैगजीन्स बहुत नाम का पैसा देती हैं, बहुत कम देती हैं। और प्रकाशकों का भी है कि 10% रॉयल्टी पर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कितनी किताबें बिकी उसको कौन हिसाब रखता है? आपको तो विश्वास का काम करना है। और अक्सर आपको रॉयल्टी मिलती नहीं है, मांगने पर कुछ लोग देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अपनी जगह है, लेकिन अपने आप रॉयल्टी बहुत कम पब्लिशर्स देते हैं। मेरे कुछ में, जैसे मैंने बताया, मेरे 7 पब्लिशर हैं। कुछ पब्लिशर अपने आप एनुअली भेज देते हैं, पूरा स्टेटमेंट भी भेजते हैं, इतनी किताबें बिकी, इतनी बची, इतनी छपी थी, इतना आपका हुआ, वो देते हैं। कुछ लोग बार बार मांगना पड़ता है। एक प्रकाशक तो ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं भेजा, किताबें खड़ा के बेच रहे हैं और रॉयल्टी और कॉपीराइट